अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह इस बार दिसंबर 25 का रिजल्ट आ चुका है और अब हम जो है पोस्ट रिजल्ट सेशन कंडक्ट करने जा रहे हैं। अच्छा, पोस्ट रिजल्ट सेशन का क्या मतलब है? पोस्ट रिजल्ट सेशन का मतलब है कि दिसंबर 25 के रिजल्ट के बाद अब हम जरा स्ट्रेटेजी बनाने जा रहे हैं जून 26 के लिए। अच्छा, जून 2026 के लिए दो तरह के लोगों के लिए हम बात कर रहे हैं। आज दोनों तरह के लोगों के लिए बात हो रही है। एक उनके लिए भी बात हो रही है जो फर्स्ट अटेम्प्ट स्टूडेंट्स हैं, और उन लोगों के लिए भी बात हो रही है जो ऑलरेडी अटेम्प्ट कर चुके हैं बीएफडी। ठीक है जी, दोनों तरह के स्टूडेंट को हम एड्रेस करेंगे। जो आपकी पहली अटेम्प्ट हो या आप ऑलरेडी अटेम्प्ट कर चुके हो, दोनों तरह के स्टूडेंट्स के लिए आज का सेशन जो है वो इक्वली इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है जी। अच्छा, ऑलरेडी अटेम्प्टेड में भी दो तरह के लोग हैं। ऑलरेडी अटेम्प्टेड में एक वो लोग हैं जो क्लासेस लेने में इंटरेस्टेड हैं टी से भी, और दूसरे वो लोग हैं जो सेल्फ स्टडी करने में इंटरेस्टेड है। तो आज का सेशन उन लोगों के लिए भी है रेलिवेंट जो क्लासेस लेने में इंटरेस्टेड है, और उन लोगों के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो सेल्फ स्टडी करने में इंटरेस्टेड है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको क्लासेस की जरूरत नहीं होती, या इसको मैं और आसान लफ्जों में बात करूं तो आइडेंटिफाई कर लेंगे आज हम कि क्या हमें वाकई क्लासेस की जरूरत है, जो कि शायद मेजोरिटी लोगों को नहीं होती है। ठीक है ना, आइडेंटिफाई वेदर क्लासेस नीडेड और नॉट। ये अक्सर लोग सवाल करते हैं। जब से फ्राइडे से रिजल्ट आया है तो काफ़ी सारे मैसेज मेरे पास आए हुए हैं, और अभी तक मैं मैसेज जो है वो सारे रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, एक घंटा तकरीबन ये सेशन चलेगा, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1 आवर मेरे ख्याल से हमें ये सेशन चलेगा, घंटा रवा घंटा। ये आज बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, जितना मेरा तजुर्बा है वो सारा मैं आज आपके सामने रख दूंगा। ठीक है, तो मैं ये समझता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप सेल्फ स्टडी बेसिस पे भी कवर कर सकते हैं। हाँ, अगर कोई जेन्युइन किसी का जिसे कहते हैं कॉन्सेप्ट का मसला होता है या दो तीन चीज़ें हम डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे क्लासेस की जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज सेल्फ स्टडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, बहुत सारी बातें जो मैं आज कर रहा हूँ ये फर्स्ट अटेम्प्ट वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि फर्स्ट अटेम्प्ट वाले आज इन सारी गलतियों पे काबू पा जाएं ताकि पेपर में प्रॉब्लम ना हो। दिसंबर 25 का पेपर सामने मौजूद है, इसको टाइम मिलेगा तो डिटेल में डिस्कस करेंगे, वरना इसके अलग से सेशन जो है बिल्कुल कंडक्ट किए जाएंगे जैसे हर दफा कंडक्ट किए जाते हैं। अच्छा, एजेंडा क्या है? पहले मैं एजेंडा की बात कर लूँ। हमारा एजेंडा क्या है आज का? हमारा एजेंडा है आज का सबसे पहले तो पॉसिबल रीजंस फॉर अनसक्सेसफुल रिजल्ट। पॉसिबल रीजंस किस वजह से आपका पेपर पास नहीं हो सका। ठीक है जी, ऐसा क्या हो गया पेपर में, पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड नंबर पे हमारा एजेंडा है रिवीजन अप्रोच क्या होगी। अब जो होना था हो गया, अब आगे क्या करें सर? आगे क्या करें? अगेन रिवीजन अप्रोच दोनों तरह के स्टूडेंट्स के लिए, जो क्लासेस लेंगे उनके लिए भी और जो सेल्फ स्टडी करेंगे उनके लिए भी। ठीक है जी। तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे, इसी में बात रहेगी कि क्लास की जरूरत है भी या नहीं। हाउ टू डील आई कैप सॉफ्टवेयर, ये बहुत बड़ा मसला रहा कि लोग आई कैप सॉफ्टवेयर के बजाय एक्सेल पे काम करके चले गए, और जब वो वहां गए तो वहां जाके उनको रियलाइज हुआ कि शायद हमारा जो है क्या कहते हैं हाथ उस सॉफ्टवेयर पे उतना अच्छा सेट नहीं था जितना होना चाहिए था। तो सॉफ्टवेयर के हवे को कैसे डील किया जाए, सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है जी। और एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहता है, एक्सेल पे काम करें या रजिस्टर बनाएं या कोई दरमियानी रास्ता निकालें, तो इस पे भी बात होगी इंशाल्लाह। अच्छा, और इसके अलावा हमारा क्या एजेंडा है? इसके अलावा हमारा एजेंडा आज का ये है कि भैया चौथे नंबर पे हम ये बात करेंगे कि थ्योरी को कैसे कवर करें, रोल ऑफ थ्योरी। ये थ्योरी किस बला का नाम है? थ्योरी को कैसे कवर करके जाना चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिसंबर 25 का पेपर अगर टाइम बचा, जो कि लग रहा है कि क्योंकि बहुत सारे एजेंडे हैं मेरे पास, दिसंबर 25 के पेपर में एक्चुअली क्या हुआ, ठीक है, पेपर कैसा था, इसको हम देख लेते हैं। ये लास्ट टाइम का पेपर था, मैं आपके सामने स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, जिसमें पहला सवाल आपके सामने है कि हमें एनपीवी निकालनी थी ओवरसीज इन्वेस्टमेंट की। तो ओवरसीज इन्वेस्टमेंट की एनपीवी निकालनी थी, यानी कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का सवाल था। अच्छा, ये सवाल आप लोगों को कैसा लगा? ई मीन एम एंड डी। ई मीन्स इजी, एम मीन्स मीडियम, एंड डी मीन्स डिफिकल्ट। जिन लोग पहले पेपर दे चुके हैं उनसे बात हो रही है। ये वाला सवाल लोगों को कैसा लगा? वैसे तो मुझे आखिर में बात करनी है, मगर ऐसे ही बात कर लेते हैं। मीडियम लगा, बहुत सारे लोगों को मीडियम लगा। मोहम्मद जैन कह रहे हैं मीडियम, डेल कह रहे हैं मीडियम, सादिया कह रहे हैं मीडियम, रोमान कह रहे हैं इजी था, डेल कह रहे हैं मीडियम था, कासिम कह रहे हैं NZAJ&Co में काम करते हैं शायद, ये कह रहे हैं मीडियम है, SCS कह रहे हैं मीडियम है, समीर खान कह रहे हैं डिफिकल्ट था, 191010 के नाम से कोई है वो कह रहे हैं मीडियम है, वैक वाला पोर्शन डिफिकल्ट था। ओके,
इजी था करेंसी रिस्क प्रीमियम वाली एडजस्टमेंट पिक नहीं हुई। करेंसी रिस्क प्रीमियम तो सीआरपी होता है यार, सीआरपी की बड़ी प्यारी एडजस्टमेंट होती है, वो तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। मीडियम था, ठीक है। ठीक है, अच्छा रिस्क, ये 7 मार्क की थ्योरी कितने लोगों ने अटेम्प्ट की थी? अच्छी अटेम्प्ट की थी। ये वाली थ्योरी किसी ने अच्छी अटेम्प्ट की थी या खराब अटेम्प्ट की थी? गुड और बैड, जी और बी में जवाब देंगे। या किसी ने नहीं की थी? एन कर देंगे नो। गुड मीन्स कि अच्छी अटेम्प्ट की थी, बी मीन्स बैड अटेम्प्ट की थी, एन मीन्स नो अटेम्प्ट की थी, अटेम्प्ट ही नहीं की थी। ओ माय गॉड, जवाब आ गए ना भैया। सादिया कह रहे हैं बैड अटेम्प्ट की थी, दायम कह रहे हैं बैड अटेम्प्ट की थी, दाऊद कह रहे हैं मैंने तो की ही नहीं थी भाई। ठीक है। नहीं, ये इस केस स्टडी के लिए नहीं है आसान, ये पूरा सेशन बीएफडी वालों के लिए। बैड 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 बैड। रोमान कह रहे हैं गुड, जैन कह रहे हैं गुड, लेनोवो कह रहे हैं गुड, अहमद गफार कह रहे हैं नहीं अटेम्प्ट की थी, नो। डेल कह रहे हैं नो। एचबी कह रहे हैं बैड। बैड आई गेस, ओके नो। ठीक है जी। ये पास पेपर से ही आई थी बिल्कुल, ये पास पेपर से आई थी जी, बिल्कुल पास पेपर से आई हुई लग रही थी बिल्कुल। सही कहा, रोमान की अच्छी हुई है क्योंकि रोमान ने पास पेपर में थ्योरी देख ली थी। तो ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, पास पेपर से आई थी, ठीक है जी। ये रोमान ने कहा है। ठीक है रोमान, अटेम्प्ट अभी मेरे ख्याल से आइडेंटिफाई नहीं हो सकेगी, मगर खैर। अच्छा नहीं, दाऊद मलिक बात यहाँ पे हर तरह की थी। अच्छा दूसरे सवाल पे आ जाते हैं। दूसरा सवाल किस चीज का लग रहा है? थ्योरेटिकल एक्सराइज प्राइस। कौन सा टॉपिक है ये? थ्योरेटिकल एक्सराइज प्राइस, शेयर प्राइस, गियरिंग रेशियो, डेट अपॉन डेट प्लस इक्विटी। कौन सा टॉपिक है ये? अरे टॉपिक का नाम बता दो भाई। मैं भी आता हूँ, स्पेसिफिक रीजन पे भी आता हूँ। यहाँ बिल्कुल सही है रोमान। और बताओ, किसी को टॉपिक का नाम पता है? राइट इशू कहाँ पढ़ा था हमने? गियरिंग रेशियो कहाँ पढ़ा था हमने? ईपीएस कहाँ पढ़ा था हमने? हाँ नहीं, वैक में नहीं पढ़ा था लड़के। ये पढ़ा है सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। चले, जिन्होंने हमसे नहीं भी पढ़ा कोई टेंशन की बात नहीं है। ये सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के नाम से पूरा चैप्टर कराया जाता है। वेरी गुड, बिल्कुल सही कह रहे हैं बहुत सारे लोग। सही कह रहे हैं जैन, सही कह रहे हैं डेल। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस पूरा अलग से टॉपिक है। अच्छा ये सवाल कैसा हुआ था आप लोगों का? गुड, बैड और एन, कैसे अटेम्प्ट किया था आपने? इसमें थ्योरी भी लिखनी थी मेरे ख्याल से। ये सवाल आके लाइव अटेंड करें, देखें पार्टिसिपेशन हो रही है, मजा आएगा इसमें। बैड अटेम्प्ट हुआ था, ओ माय गॉड। मेरे हिसाब से ये सवाल हो जाना चाहिए था, क्योंकि सोर्स ऑफ फाइनेंस इतना मुश्किल नहीं होता यूजुअली। थ्योरेटिकल एक्सरसाइज प्राइस निकालना कोई मसला नहीं, वेटेड प्राइस होती है। ठीक है, 2002 अप्रैल में भी आया हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल। इस तरह का सही कह रहे हैं। कुछ पास पेपर में मुझे अटेम्प्ट याद नहीं, मगर बिल्कुल पास पेपर में आया हुआ है। इजी सवाल था। जिन्होंने आर सलीम कह रहे हैं इजी था, जैन ने अटेम्प्ट नहीं किया था। कासिम का अच्छा अटेम्प्ट हुआ है, सादिया का बुरा अटेम्प्ट हुआ है, तैयब का बुरा अटेम्प्ट हुआ है, रोमान का नॉर्मल हुआ है, डेल का, एक्सी का, डेल का, दाऊद मलिक का बैड अटेम्प्ट हुआ है, ठीक है। आर सलीम ठीक है, थ्योरेटिकल प्राइस निकल ली थी, उसके बाद कुछ नहीं आया। अच्छा उसके बाद ये भी, ये वो था। ठीक, कन्वर्टेबल बॉन्ड आ गया था। सही है। डिस्काउंट परसेंटेज निकालनी थी। खैर ये भी 5 मार्क का अच्छा सवाल था। चलो ठीक है, तीसरे सवाल पे आ जाओ। फॉरेक्स कैसा हुआ था भैया? फॉरेक्स, यार इस बार तो इंटरेस्ट रेट हेजिंग आने का था। कब से इंटरेस्ट रेट हेजिंग नहीं आई थी? वर्स्ट हुआ है, अल्लाह माफ करे। अच्छा, अलग है। फॉर इंटरेस्ट रेट हेजिंग इस बार 90% चांस था कि आएगी, और देखो आ गई। आ गई। ठीक है ना? ठीक है, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। बी पार्ट में थोड़ी सी करेंसी हेजिंग भी आ गई है, मगर मेजॉरिटी इंटरेस्ट रेट हेजिंग थी। ये कैसा हुआ है? बकवास कह रहे हैं बहुत सारे लोग, अल्लाह माफ करे। फर्स्ट क्वेश्चन ये किया था फरा ने, ठीक है। ठीक है, आगे कोशिश करो, जब तक नेट चल रहा है दोस्त का इस्तेमाल करो। ये इंटरेस्ट रेट हेजिंग का सवाल था, ये कैसा हुआ है भाई? फिर मैं बात करता हूँ रीजंस पे। गुड, बैड और नॉट अटेम्प्टेड। बैड अटेम्प्ट हुआ है, बैड अटेम्प्ट हुआ है। ये अच्छा हुआ था, कुछ का अच्छा हुआ है, कुछ का खराब हुआ है, ठीक है। या मीडियम भी कह सकते हो, चलो। एम कर, नॉट अटेम्प्टेड तो नहीं होगा कोई? नॉट अटेम्प्टेड भी है, अच्छा एक आध बंदा है नॉट अटेम्प्टेड का। गुड अटेम्प्ट हुआ, मीडियम अटेम्प्ट हुआ है, ठीक है। फॉरेक्स आ गया। अच्छा देखा जाए तो ये ऐसा ही तो होता है, एक सवाल। ठीक है, फॉरेक्स से आता ही आता है, आ गया। फिर ये जो सवाल था, वैल्यू ऑफ टारगेट कंपनी, मर्जर एक्विजिशन का सवाल था। मर्जर इक्वेशन का सवाल था, ये कैसा हुआ भाई? रिस्क फ्री रेट दिया हुआ है, रिस्क प्रीमियम दिया हुआ है, कॉर्पोरेट टैक्स दिया हुआ है, यानी कि सीएमपीएम यूज करना था के निकालने के लिए। हाँ, डेट बीटा भी दिया हुआ था, कोई बात नहीं, डेट बीटा वाला फॉर्मूला यूज करना था, कोई टेंशन की बात नहीं है। ये सवाल कैसा हुआ? बहुत सारे लोग कह रहे हैं गुड, कुछ लोगों का बैड हुआ है, कुछ लोगों का मीडियम हुआ है। मगर ये बिजनेस वैल्यूएशन एंड मर्जर एंड टेक ओवर्स। बिजनेस वैल्यूएशन, ठीक है।
ठीक है, और उसके बाद आगे चल देते हैं, काफी हद तक निकल गया था यार, इसमें इतना मुश्किल नहीं था। अच्छा, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये सवाल ने पेपर में बहुत सारे लोगों का आर या पार किया, मानो या ना मानो। इस सवाल ने पेपर में बहुत सारे लोगों के साथ प्रॉब्लम किया, गेम किया। ये सवाल था पोर्टफोलियो थ्योरी, जो कि कुछ लोग छोड़ के गए। कोई ऐसा है हम में से जो पोर्टफोलियो थ्योरी छोड़ के गया था पेपर में, कि यार ये समर 25 में तो आ गया है, अब ये विंटर 25 में तो नहीं आता? कोई ऐसा है जिसका ये टॉपिक प्रिपेयर नहीं हुआ था, अच्छे से प्रिपेयर नहीं हुआ था? हाँ। ओ माय गॉड। अच्छा, और जिनको ये आता था, मेरे ख्याल से इससे आसान सवाल नहीं था कोई, या मुश्किल था ये सवाल? ईमानदारी से बताओ, जिनको आता था मैं उनसे बात कर रहा हूँ। इजी था, इजी था, इजी था, इजीएस्ट था, लोग कह रहे हैं इजीएस्ट था। मगर कुछ लोगों से जिन्होंने इसको अच्छा रिवाइज नहीं किया था, उनके साथ ये प्रॉब्लम हुआ कि वो हैरान हो गए, परेशान हो गए इस सवाल को देख के, क्योंकि उनके वहमो गुमान में नहीं था कि पोर्टफोलियो थ्योरी वापस से आ जाएगा। हालांकि ये आ चुका था पिछले दो अटेम्प्ट में, समर 25 में भी आ गया था और समर 24 में भी आया था। मगर सवाल इज नॉट बैड। आई थिंक शार्पी रेशियो कुछ लोगों को शायद याद नहीं हो, तो इस वजह से प्रॉब्लम हुआ होगा। पोर्टफोलियो थ्योरी इसमें जो है ना, क्या कहते हैं, पोर्टफोलियो थ्योरी के हिसाब से काम करना था। ठीक है जी। वो आई थिंक इट्स नॉट द बैड क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के हिसाब से काम किया जा सकता था। विच पोर्टफोलियो शुड बी सेलेक्टेड। ठीक है जी। चलें, अब ये तो मैंने बात कर ली पेपर पे, अब जरा पॉसिबल रीजंस पे बात कर लेते हैं। पेपर को खैर मैं डिटेल में, ये आपको पता है हर दफा मैं पूरे पूरे सवाल लाइव कराता हूँ, इस बार भी इंशाल्लाह लाइव कराऊंगा। अभी पहले हम बात कर लेते हैं पॉसिबल रीजंस फॉर अनसक्सेसफुल रिजल्ट। क्या रीजन है इसके लिए पेपर पास नहीं हुआ, आप लोग मुझे बताएं जरा प्लीज। क्या लगता है किस वजह से पेपर पास नहीं हुआ? सोचें, जवाब दें। अच्छा अब, अच्छा एक बात तो पहले मुझे बता दें कि कितने लोग ऐसे हैं जिनकी ये फर्स्ट अटेम्प्ट है, और कितने लोग ऐसे हैं जिनकी री अटेम्प्ट है? बस ये मुझे चैट के थ्रू बताएं, कितने लोग अभी हम में से ऐसे हैं जिनकी फर्स्ट अटेम्प्ट है, फर्स्ट लिख देंगे वो, और कितने लोग ऐसे हैं जिनकी री अटेम्प्ट वाले खाली आर ई लिखते हैं। ओके, 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 ओके। अच्छा, ये और चीज़ अगर मुनासिब समझें, ठीक है, कितनी अटेम्प्ट हो गई हैं ये मैं नहीं पूछूंगा अभी आपसे, री अटेम्प्ट वालों से मैं ये नहीं पूछूंगा कितनी अटेम्प्ट हो गई हैं, बिल्कुल भी नहीं पूछूंगा मैं। ठीक है। मगर एक बात मैं यकीन से कह सकता हूं कि अगर आपने अच्छे से पढ़ा, अगर आपने सही तरीके से पढ़ा, अगर आपने इन रीजंस को काबू कर लिया जिसको हम डिस्कस करेंगे, तो इंशाल्लाह हमारी जून 26 विल बी आवर क्वालिफाइंग अटेम्प्ट फॉर बीएफडी, विल बी पासिंग अटेम्प्ट फॉर बीएफडी। ये मैं आपको यकीन से कह सकता हूं, क्योंकि माशाल्लाह इस बार भी अल्हम्दुलिल्लाह काफी बच्चे पास हुए हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही खराब रिजल्ट आया है, ओवरऑल पाकिस्तान में भी काफ़ी बच्चे पास हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे भी काफ़ी स्टूडेंट्स पास हुए हैं, बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस देखने को मिले और बहुत मज़ा आया देख के। बहरहाल बहरहाल मैं ये नहीं कह सकता सारे के सारे बच्चे पास हुए हमारे, ये बिल्कुल गलत क्लेम है, मैं आपको कहूँगा ऐसा नहीं है, हमारे भी काफ़ी स्टूडेंट पास नहीं हुए, काफ़ी स्टूडेंट अल्हम्दुलिल्लाह पास भी हुए हैं। बट मैं बार बार एक बात करता हूँ, ठीक है जी, मैं बार बार एक बात करता हूं कि भैया अगर आप एक डेडिकेशन से काम करेंगे, एक अच्छी चीज से काम करेंगे, तो लोगों का फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल रहा है यार, ठीक है, तो क्यों नहीं निकलेगा आपका पेपर? ठीक है, तो प्लीज ये यकीन से, क्योंकि ये पेपर के बारे में एक बता दूं कि एक ब्लेस्ड पेपर है, इस पेपर में रिजल्ट खराब नहीं आता, इस पेपर में रिजल्ट खराब नहीं आता, इस पेपर में रिजल्ट जो है वो क्या कहते हैं, इस पेपर का रिजल्ट उस तरह नहीं जैसे लॉ का बहुत खराब हो जाता है, कभी ऑडिट का कभी खराब हो जाता है अचानक, या टैक्स का बहुत खराब हो जाता है, नहीं, इसका बहुत बैलेंस रिजल्ट आ रहा है, इसका बहुत बैलेंस रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, तो खैर इन चीज़ों को हमने ध्यान में रखना है, सही है। सस्टेनेबिलिटी का भी कंफर्म नहीं, अभी बीएफडी के सेशन में फोकस करते हैं। पॉसिबल रीजन क्या है जी जिसकी वजह से पेपर पास नहीं हो पाता, पहले तरह उस पर बात कर लेते हैं, और बारी बारी हर रीजन की कोई रेमेडी डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, पहला जो मसला देखा जाता है, और फिर उसके बाद हम डिसाइड करेंगे हमारी अप्रोच क्या होगी, क्योंकि हर बंदे के लिए अप्रोच सेम नहीं है, सही है ना? हर बंदे के लिए अप्रोच सेम नहीं है, किसी के लिए अप्रोच कुछ है, किसी के लिए अप्रोच कुछ और है। पहला है लैक ऑफ कॉन्सेप्ट, कि भाई मेरे कुछ कॉन्सेप्ट हिले हुए थे, मुझे पोर्टफोलियो थ्योरी आता नहीं था, मुझे मर्जर इक्वेशन में प्रॉब्लम होती रही, मेरा फॉरेक्स वीक था, मैंने फॉरेक्स को सही टाइम नहीं दिया था, मेरी फॉरेक्स की क्लासेस पूरी नहीं दी, मेरा जो है ना लेक्चर आखिर में रह गए थे। एक है लैक ऑफ कॉन्सेप्ट। दूसरा है, नहीं, लैक ऑफ कॉन्सेप्ट का मसला नहीं है सर, मैंने प्रैक्टिस नहीं की थी, बस जो क्लास में हुआ वो मैंने कर लिया, पास पेपर सॉल्व नहीं किया था, रीसेंट टाइम सॉल्व नहीं की थी।
ठीक है, रीसेंट में मैं बात भी करता हूँ। ठीक है। अच्छा, एक और जो प्रॉब्लम आता है वो ये, अच्छा एक मिनट मुझे बताएं ईमानदारी से, कितने लोग ऐसे हैं, मुझे ये बताएं कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने पास पेपर सॉल्व किए, कितने अटेम्प्ट के पास पेपर सॉल्व किए थे, मुझे ईमानदारी से बताएं। लैक ऑफ पास पेपर प्रैक्टिस। जी, कितनी अटेम्प्ट किए थे सॉल्व, ईमानदारी से बताएं, पास पेपर्स की कितनी अटेम्प्ट की थी, टाइमर लगा के प्रॉपर फुल फ्लेज तरीके से, अनसीन करके, अनसीन करके, ये नहीं क्लास में टीचर ने करा दिया वो तो चलो हो गया। लैक ऑफ पास पेपर्स प्रैक्टिस विद टाइमिंग्स, प्रॉपर टाइमिंग्स के साथ आपने कितना किया था। अच्छा जी, 3 साल के किए थे, 5 साल के किए थे, 4-5 अटेम्प्ट के किए थे, 2021 से ऑनवर्ड्स किए थे, 5 किए थे, एक भी नहीं किया था, ओ माय गॉड। और 3 किए थे, लास्ट के 3 2020 ऑनवर्ड्स किया, एक अटेम्प्ट का किया था, एक भी नहीं किया, जीरो किया था, बीच में से किया था बस। कुछ रीड किए थे, कुछ सॉल्व किए थे, नहीं यार ये नहीं चलेगा इब्तिसाम, कुछ रीड किए थे, कुछ सॉल्व किए थे, ये नहीं चलेगा। टाइमर के साथ सिर्फ 2024 किया था, नहीं बहुत कम किया है। 7 पेपर्स किए थे टाइमर लगा के, दैट्स गुड। अच्छा, ये पेपर एग्जाम सॉफ्टवेयर पे करने होते हैं, खैर मैं अभी आपको तरीका बता दूंगा। अच्छा, एक और मसला ये आता है कि स्लो स्पीड या टाइम मैनेजमेंट का मसला, कितने लोग ऐसे हैं जिनका टाइम मैनेजमेंट का मसला होता है, यानी कि पेपर पूरा नहीं होता, पेपर 80 मार्क्स से ज्यादा का अटेम्प्ट नहीं हो पाता, 85 भी बहुत मुश्किलों से होता है, 75 का अटेम्प्ट हुआ है, 70 का अटेम्प्ट हुआ है, 65 का अटेम्प्ट हुआ है, 72 का अटेम्प्ट हुआ है। कितने लोग ऐसे इनका स्पीड का मसला है, 80 से कम जिनका अटेम्प्ट हो रहा है उनका स्पीड का मसला है, 85 से कम, 80। अब पेपर मुनासिब आ गया इसलिए 85 कह रहा हूँ, पहले मुनासिब नहीं आता था, थोड़ा लेंदी आता था तो 80। तो अगर आपने 80 से कम अटेम्प्ट किया तो आप सीरियस जोन में, मेरे हिसाब से मैसेज आ रहे हैं पीसी साहब आपके, नाम चेंज करें अपना। 75 70 अटेम्प्ट किया, काफी कम अटेम्प्ट किया है, ठीक है, इस पर मैं बात करता हूँ, ठीक है, एक ये भी रीजन होता है। अच्छा, एक और प्रॉब्लम ये होता है स्टूडेंट्स के साथ कि सब कुछ अच्छा था, सब कुछ सही चल रहा था, सही है, सब कुछ अच्छा था, मेरा लाइक ऑफ आई कैप, लैक ऑफ प्रैक्टिस ऑन आई कैप सॉफ्टवेयर, यानी कि मेरा आई कैप सॉफ्टवेयर पे हाथ सेट नहीं था, मैं तो एक्सेल पे सारा काम करके गया था, मैंने तो सॉफ्टवेयर पे कोई पेपर सॉल्व ही नहीं किया था, जैसे आप कराते थे पेपर रीसेंट अटेम्प्ट, तो पेपर में मुझे सॉफ्टवेयर में बहुत प्रॉब्लम हुई, सॉफ्टवेयर में मेरा हाथ सही सेट नहीं हुआ, सॉफ्टवेयर में मेरा टाइम बहुत ज़ाया हो रहा था, सॉफ्टवेयर पे ऐसा लग रहा था कि चीज़ें रुक रही हैं। क्या कोई ऐसा है, ये भी एक रीज़न, मैंने खैर कुछ स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि प्रैक्टिस अच्छी नहीं रही। अच्छा, एक और मसला होता है पैनिक अटैक। पैनिक अटैक का मतलब क्या होता है कि एक सवाल गलत हो गया जिसकी वजह से पेपर मिस हैंडल हो गया, मैंने पहला सवाल वो पिक कर लिया जो मुझे आता नहीं था, जिसकी वजह से मेरा बहुत टाइम ज़ाया हुआ, ये एक सवाल है मैंने बहुत ज़्यादा टाइम लगा लिया, एक एडजस्टमेंट में बहुत ज़्यादा टाइम लगा लिया, जिसकी वजह से मुझे पैनिक अटैक हो गया, या मेरा कॉन्फिडेंस पेपर में शेक हो गया। ये भी हो जाता है कि आपने पहला पोर्टफोलियो थ्योरी उठाया, बाद में आपने बोला यार ये तो मुझसे सॉल्व ही नहीं हो रहा, तो आप स्टक हो गए। क्या ऐसा होता है किसी के साथ, पैनिक अटैक हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 को देख के हुआ पैनिक अटैक, अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 तो यार सोर्स ऑफ फाइनेंस नहीं था मेरे ख्याल से। अच्छा, ये भी एक रीजन होता है। अच्छा, और क्या रीजन होता है, और क्या रीजन होता है, और भी रीजन दो दो और डिस्कस कर लेते हैं कि एक और रीजन होता है बैड परफॉर्मेंस इन थ्योरी, सर सब कुछ अच्छा था, मुझे लगता है मेरी थ्योरी अच्छी नहीं हुई, मेरी थ्योरी खराब हुई है। क्या कोई ऐसा है जो कहता हो कि यार मेरी कैलकुलेशन में मुझे कॉन्फिडेंस है, ये सवाल सारे आपने जो दिखाए स्क्रीन पे ये तो मुझे आते थे, मगर शायद थ्योरी जहाँ पे लिखनी थी सोर्स ऑफ फाइनेंस में या मर्जर या फॉरेन इन्वेस्टमेंट रिजल्ट में, वहां मैं थ्योरी में एक अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे सका। क्या ऐसा कोई है हम में से जिसको थ्योरी पे कॉन्फिडेंस नहीं था पेपर के दौरान। और एक लास्ट 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 रीजन जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन होता है मेरे हिसाब से, वो ये कि माइंडसेट ऑफ 50 मार्क्स, मैं तो 50 मार्क्स सोच के गया था कि 50 ही उठाने हैं। ये बड़ा एक रीजन होता है, 8वां रीजन, ये भी एक मसला होता है कि जब आप 50 मार्क के लिए खेलते हो ना यार, जब आप 50 मार्क के लिए खेलते हो, तो क्या होता है जब 50 मार्क के लिए आप खेलते हो, तो फिर ये होता है कि आपकी परफॉर्मेंस 50 वाली होती है, वहां पे कुछ थोड़ा सा भी आपका जो है ना क्या कहते हैं आगे पीछे हुआ सिलसिला, तो फिर आप गए। क्या ऐसा तो नहीं है। जी। अच्छा, अब आप मुझे ईमानदारी से बताएं कि आपके कौन कौन से रीजंस हैं, मैं स्क्रीन पे मैंने रीजन लिख दिए हैं, थोड़ा सा स्क्रीन छोटी करनी पड़ रही है मुझे स्क्रीन को वो करने के लिए। आप मुझे बताएं आपके क्या क्या रीजन है, मैंने पॉसिबल रीजन लिख दिए 1 से लेके 8, आप मुझे बता दें 1 है, 2 है, 3 है, कौन सा रीजन है, या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, 1 एंड 4 है, क्या है 2 एंड 3 है, क्योंकि हर किसी के लिए अलग स्ट्रेटेजी है, 1 एंड 2 कह रहे हैं,
सारे हैं? नहीं नहीं भाई, कोई एक दो बता दो, सारे नहीं हो सकते, सारे होंगे तो फिर 10-15 मार्क आए होंगे। तुम्हारे मार्क्स इतने बुरे नहीं है, मुझे पता है तुम्हारे मार्क्स लड़के। क्या है जी? 2 to 7 है? ओ माय गॉड, ये तो बहुत ज्यादा है। फोर, फोर क्या था भाई? स्लो स्पीड है, ठीक है। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस 6, ठीक है। 1 and 2 है। 7 है, 7 क्या था? बैड परफॉर्मेंस थ्योरी, थ्योरी वीक है, अच्छा ठीक है। 1 2 and 6 है, यानी कॉन्सेप्ट का मसला भी, प्रैक्टिस का मसला भी और पैनिक अटैक भी हो गया। 6 and 7 है, ठीक है। 2 and 5 है। 2 3 and 6 है। टू क्या? लैक ऑफ प्रैक्टिस, टू बहुत आ रहा है वैसे, लैक ऑफ प्रैक्टिस। 2 3 and 6, ठीक है। पैनिक अटैक, ठीक है। और रिफ्रेशर के लिए भी है और नई अटेम्प वालों के लिए, नए अटेम्प वाले देख लें आज ही क्या गलतियां होती हैं। 4 and 6, फोर क्या था? स्लो स्पीड है, स्पीड का मसला ही बहुत आ रहा है लोगों को, ठीक है। मोहम्मद जमशेद 4 and 5, 5 के लैक ऑफ प्रैक्टिस आई कैप सॉफ्टवेयर, ठीक है। 6 बैड थ्योरी, सही है। 4 आ रहा है, ठीक है। फेयर इन एग्जाम्स, ठीक है। 1 and 4, 2 and 7। अच्छा, मुझे बहुत ज़्यादा जो कॉमन नज़र आ रहे हैं ना अभी फिलहाल, वो एक मुझे 2 बहुत नज़र आ रहा है वैसे, ठीक है। और ये 4 भी बहुत नज़र आ रहा है वैसे, ठीक है ना। 6 तो हो जाएगा, जाहिर सी बात है, पेपर मिस हैंडल होगा तो जाहिर सी बात है 6 भी प्रॉब्लम होगा। 2 काफ़ी लोगों का मसला है। अच्छा, अब ज़रा बात करते हैं। भैया देखो, अब स्ट्रेटजी सुन लो। अब स्ट्रेटजी सुन लो, स्ट्रेटजी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। स्ट्रेटजी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेटजी क्या है जरा देखिएगा। स्ट्रेटजी क्या है? अब ये स्ट्रेटजी हम इसके आगे लिख लेते हैं। अब आपका अगर लेट से खुदा ना खास्ता ही रीजन है तो हम स्ट्रेटजी क्या रखेंगे? ये तो पॉसिबल रीजन हो गए ना। अब स्ट्रेटजी हर किसी की अलग अलग बनाते हैं। देखो भाई, अगर आपके कॉन्सेप्ट का मसला है, ठीक है, तो फिर तो आपको क्या लेनी पड़ेगी? क्लासेस लेनी, ठीक है। फिर तो आप चले जाओ क्लासेस पे, ठीक है ना। फिर तो जाहिर सी बात है, उसके अलावा कोई चारा नहीं है, आपको जो है ना अपने कॉन्सेप्ट को पक्का करना पड़ेगा। अच्छा, बट अगर आपके कॉन्सेप्ट का मसला नहीं है तो फिर आप क्लासेस पे ना जाओ, ठीक है। फिर आप क्लासेस पे ना जाओ, फिर आप क्या करो? टाइमली प्रैक्टिस करो। कैसे प्रैक्टिस करनी है मैं अभी बताता हूँ। ये मैं आपको बताता हूँ, ये मैं आपको सारे तजुर्बे की बेस पे बता रहा हूँ। अलहमदिल्ला मुझे सीए फाइनल को पढ़ाते हुए तकरीबन 11 साल से ऊपर हो गया अलहमदिल्ला, ठीक है। और ओवरऑल टीचिंग करते हुए मुझे तकरीबन 20 साल से ऊपर हो गया, जब मैं ओ लेवल से पढ़ाता था। खैर, तो कहने का मतलब है, तो इसलिए मैं आपको जितनी बातें करूंगा ये सारी की सारी जो है ना वो है जो मैं तजुर्बे की बेस पे कर रहा हूँ, ठीक है। टाइमली प्रैक्टिस की जाए, सही है, विद मिस्टेक लॉग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जो मिस्टेक लॉग बनाते हैं? जिन कुछ लोगों को पता है मिस्टेक लॉग क्या है, मैं बार बार बात करता हूँ, व्हाट इज मिस्टेक लॉग। मिस्टेक लॉग क्या होते हैं मैं बताऊंगा, मगर वो कितने लोग ऐसे हैं येस और नो में जवाब दें। मिस्टेक लॉग का मतलब है कि अपनी मिस्टेक्स को कहीं लिखते हैं, माइंड में नहीं, हवा में नहीं, जहन में नहीं, कहीं रिटर्न फॉर्म में या टाइप्ड फॉर्म में होती है। कितने लोगों के पास मिस्टेक लॉग प्रॉपर बना होता है? येस का मतलब है आपका बना हुआ है, नो का मतलब है आप नहीं बनाते। जवाब दें। सादिया कह रहे हैं यस, जैन कह रहे हैं यस, ठीक है। आर सलीम कह रहे हैं यस, डेल कह रहे हैं नो, अब्दुल मुताल कह रहे हैं नो, वीडियो ऑडिटर कह रहे हैं नो, ठीक है। और एचपी कह रहे हैं नो, एक्सी कह रहे हैं यस, लेनोवो कह रहे हैं नो। यार नाम तुम लोग सही रख लो अपने यार। इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखने की बात नहीं हो रही है, सारी गलतियों को नोट करने की बात हो रही है। 191010 कह रहे हैं नो, बिस्मा कह रहे हैं नो, सयाब मलिक कह रहे हैं नो। ओ भाई, ओ भाई, ओ अब तो नो वाले आ गए सारे। फरूक खान, तैयब तैयब मसूद, तमीर खान, नीयू के नाम से आ रहे हैं, हसन नईम, दाऊद मलिक, ठीक है। ओ भाई, एक चीज आज की क्लास में सबसे इंपॉर्टेंट सीख के चले जाओ, ये तुम्हें इस पेपर में भी हेल्प करेगी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के पेपर में भी हेल्प करेगी, ऑडिट के पेपर में भी हेल्प करेगी, टैक्स के पेपर में भी हेल्प करेगी। मिस्टेक लॉग ये मैं आज आपको सिखाऊंगा कैसे बनाते हैं, बहुत आसान है। और आपने ये फॉलो करना है आइंदा के लिए। मिस्टेक लॉग इज वेरी वेरी क्रूशल, वेरी वेरी क्रूशल। अभी बच्चे का मैसेज आया मेरे पास फ्राइडे कॉल कि सर मैंने मिस्टेक लॉग बनाया, उससे मेरा बहुत फायदा हुआ और मुझे लगता है पेपर पास होने में बहुत ज्यादा आसानी हुई मिस्टेक लॉग की वजह से। आप देख रहे हैं बच्चे ने क्या मैसेज किया कि मिस्टेक लॉग। खैर, अच्छा आगे बढ़ते हैं। लैक ऑफ पासिबल प्रैक्टिस, तो इसमें मैं आपको ये कहूंगा कि भैया इसमें आपने कम से कम एटलीस्ट 8 to 10 पेपर सॉल्व करने हैं। क्योंकि आप कुछ में से कुछ लोग री अटेम्प्ट इसलिए ज्यादा कह रहा हूँ, जिनकी फर्स्ट अटेम्प्ट होती है इनको मैं 6 to 8 कहता हूँ। एटलीस्ट 8 to 10 पेपर्स, फुल फ्लेज, फुल फ्लेज विथ टाइम कॉन्स्ट्रेंट इन एग्जाम सॉफ्टवेयर, ये आपने काम करना है। अच्छा, ये काम कब होगा? ये काम मैं अभी से शुरू कर दूं, आज से शुरू कर दूं? सर सेशन लेने के बाद पहला काम एक काम करता हूँ, पास पेपर सॉल्व करने लगता हूँ? नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। ओ भाई, अभी मैं टेक्निक बता दूंगा आपको। टेक्निक ये होगी, पहले कॉन्सेप्ट रिवाइज होंगे आपके, पहले आप कॉन्सेप्ट को तगड़ा करेंगे, उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करेंगे, फिर थर्ड नंबर पे पासेबल आएगा। उसकी वजह है ना, देखो अगर आप अभी पासेबल शुरू कर लोगे, अभी तो आपकी तैयारी अच्छी ही नहीं है, अभी तो पेपर रुक गया, अभी तो आपको सब कुछ आता ही नहीं है।
और अभी आप रस्टी भी हो गए, 1.5 महीना भी हो गया पड़े पड़े, डायरेक्ट पासवर्ड की प्रैक्टिस करने जाओगे, कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। आप फुल तैयारी के साथ जाओ, फुल तैयारी के साथ जाओ, यानी कि सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज करो। कैसे रिवाइज करने में भी बताऊंगा, सेल्फ स्टडी वालों के लिए मैंने कहा ना पूरा सेशन है। प्रैक्टिस कैसे करनी है, मिस्टेक लॉ कैसे बनाना है मैं बताऊंगा। उसके बाद आप पास पेपर पे जाओ, ताकि आप एक कॉन्फिडेंस के साथ जाओ, आप बोलो कि हाँ यार अब मैंने सब सीख लिया, सब प्रैक्टिस कर ली, अब मैं इस काबिल हो गया हूं कि मैं मॉक्स अटेम्प्ट कर सकूं। दिस पास पेपर इज जस्ट लाइक अ मॉक, इज जस्ट लाइक अ मॉक। मेरी बात समझ आ रही है? और भाई एक बात और ध्यान में रखना, आज हमारा कोई दोस्त इस सेशन में नहीं आ सका लाइव, तो तुम रिकॉर्डिंग किसको भेज देना बाद में, क्योंकि मैं ये बता दूं, ये पेपर ये मेरा अपना पेपर है। ये पेपर बहुत अरसे से मैं पढ़ा रहा हूँ, और इस पेपर के सारे इन एंड आउट अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पता है। इस पेपर को मैं समझता हूँ कि हर बंदा बहुत एक अच्छे कैलकुलेटेड अप्रोच से जाएगा, तो बहुत ज्यादा चांस है कि इंशाल्लाह एक ही अटेम्प्ट में निकाल देगा, और बहुत सारे लोग निकाल भी देते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में। ठीक है जी, तो ये सारी बातें आपने करनी है। तो थर्ड नंबर पे आ गया, पांच पेपर कम से कम 8 से 10 करने, मगर अभी फौरन जज्बाती नहीं हो जाना। ये आपने फुल तैयारी के बाद करने हैं, भले 15 दिन लग जाए, 20 दिन लग जाए, 1 महीना लग जाए, ऊपर की दो चीजों को पक्का करने में, उसके बाद आपने करने हैं। अच्छा, स्लो स्पीड का एक ही टोटका है, यूसेन बोल्ट का नाम सुना है आपने? यूसेन बोल्ट का नाम सुना है? यूसेन बोल्ट कौन है, कोई जवाब दे सकता है? हाँ जी, यूसेन बोल्ट कौन है? हाँ, अफ्रीका का सदर है। अल्लाह माफ करे यार, खुदा को मानो ओ भाई, ये अफ्रीका का सदर नहीं है, फुटबॉलर भी नहीं है यार, अल्लाह कौन कर लो कर। हाँ यार, ब्लैक नहीं बोले यार इसको, वर्ल्ड फास्टेस्ट मैन बोले यार, ब्लैक इज आई थिंक डिस्क्रिमिनेटरी हो जाएगा चंदा। इसको आप बोले रनर, हाँ बिल्कुल एथलीट रनर, गोल्ड मेडलिस्ट, और पता नहीं रिकॉर्ड रनर है, और इसका पता नहीं कितने वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं। ठीक है, ये अफ्रीका से ताल्लुक रखते हैं, अफ्रीका के प्रेसिडेंट नहीं है ये, फुटबॉलर नहीं है ये, मगर बहरहाल ये बहुत बड़े एथलीट है। ठीक है जी, वकार यूनुस के फैन है ये, क्या बात है, ये मुझे नहीं पता, ये शायद वकार यूनुस को पता है ये बात कि वकार यूनुस के फैन है ये। खैर हो सकता है हो, ऑन लाइटर नोट, मुझे इतना पता नहीं है। खैर, जमाइका से हैं जी, बिल्कुल सही है जी। फुटबॉल भी खेला है इन्होंने, अच्छा फुटबॉल हो सकता है खेला उन्होंने, मगर मैं इनको फुटबॉल के बाप से नहीं जानता। ठीक है जी, ठीक है। अच्छा चलें, ज़बरदस्त, ये अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है। वकार यूनुस साहब हमारे पाकिस्तानी हैं, उनके लिए फ़ख्र की बात हो गई कि एक इंटरनेशनल रिकॉर्ड होल्डर बंदा उनका फ़ैन निकला। अच्छा, अब इस बंदे से किसी ने पूछा कि यार आप इतने तेज़ कैसे भाग लेते हैं, आपने क्या किया, कौन सी मशीन फिट की है? इन्होंने कहा जी मैंने अपनी स्पीड पे काम किया। अच्छा जी, इन्होंने अपनी स्पीड पे कैसे काम किया? इन्होंने अपनी स्पीड पे काम किया प्रैक्टिस करके। प्रैक्टिस करके, प्रैक्टिस का मतलब समझते हैं कि ये भागते थे, अपना टाइम रिकॉर्ड करते थे, फिर भागते थे, फिर अपना टाइम रिकॉर्ड करते थे, फिर भागते थे, फिर अपना टाइम रिकॉर्ड करते थे, ताकि इनको पता चले कि यार मैं अभी और कितना पीछे हूँ अपने रिकॉर्ड से, और कितना पीछे हूँ, और कितना पीछे हूँ। ये जितने भी एथलीट्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये प्रैक्टिस करते हैं। और ये मैंने एथलीट की एग्जांपल इसलिए दी क्योंकि ये दुनिया का फास्टेस्ट इंसान है, स्पीड इसकी सबसे ज्यादा है। तो इसका जो टोटका होगा ना, वो शायद हमारे भी काम आ जाए, क्योंकि हमने भी स्पीड की बात की है कि हमें भी स्पीड चाहिए, जैसे उसको स्पीड चाहिए हमें भी स्पीड चाहिए, उसको गोल्ड मेडल लेने के लिए, ओलंपिक जीतने के लिए चाहिए, हमें आईकेएफ से जीतने के लिए चाहिए भाई। हमें अपना गोल्ड मेडल, हमारा गोल्ड मेडल बीएफडी है, पीएफडी पास करना हम सबके लिए गोल्ड मेडल है भैया। ठीक है ना, ये हमारा मेडल है, ये हमारी ट्रॉफी है, ये हमारा इनाम है। तो इसके लिए अब हम क्या करें? इसके लिए सबसे पहली चीज जो कही जाती है ना, वो ये है कि रिगोरस प्रैक्टिस, यानी कि ज्यादा प्रैक्टिस। और ये बहुत सारे लोगों ने कहा भी, टू इनका प्रॉब्लम है। देखो, टू अगर आपका मसला है ना, तो टू और फोर बहुत लिंक्ड है। तो आप रेगुलर प्रैक्टिस करें, ठीक है, विद टाइमिंग। ये बात मैंने बड़ी इंपॉर्टेंट की। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं, जो मुझे लग रहा है बहुत कम लोग होंगे, जो प्रैक्टिस करने के साथ बराबर में लिखते हैं कि मेरा कितना टाइम लगा इस सवाल में? कोई ऐसा है हम में से? फॉर एग्जाम्पल, आपने एक पास पेपर का सवाल किया, समझाने के लिए कह रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल आपने इस जैसा सवाल किया, और आपने कहा यार ये पास पेपर का सवाल आया है, इसमें मुझे जो है ना, ये कितने मार्क का सवाल है, 18 मार्क का सवाल है, तो 18 × 1.8 जरा करता हूँ, मेरे पास इसको टाइम करने का कितना है, 18 × 1.8 करो जरा यार आप लोग, 32.4 आता है, फिर नोट रहा हूँ। यानी कि 32 मिनट में ये सवाल करना है। तो मैंने जब एक्चुअली सवाल करने बैठा तो मेरे 32 मिनट नहीं लगे, मेरे 40 मिनट लग गए। कोई ऐसा बंदा है जो हम में से कहीं लिखता हो कि भाई मैंने बराबर में कहीं साइड में लिख दिया, सवाल सॉल्व करने के बाद एंड में छोटा सा लिख दिया कि मैंने 40 मिनट में ये सवाल किया? कोई है हम में से ऐसा? ईमानदारी से बताना। देखो, टाइम का मसला बहुत सारे लोगों को आ रहा है, मैं जानता हूँ, प्रैक्टिस का मसला बहुत सारे लोगों को आ रहा है, जानता हूँ, मगर देखो उसके लिए टाइम नोट करो। यूसेन बोल्ट क्या कर रहा है, टाइम रिकॉर्ड कर रहा है ना भाई, एक लैप लेता है, एक पूरा चक्कर लगाता है, एक पूरा ट्रैक भागता है, उसके बाद अपना टाइम रिकॉर्ड करता है, फिर दूसरा चक्कर भागता है, फिर टाइम रिकॉर्ड करता है कि मैंने इंप्रूव किया या वर्ड्स किया। मेरी बात समझ आ रही है? तो इसका बहुत आसान सा हल ये हुआ कि आप आइंदा से क्या करोगे, आइंदा से कोशिश करो कि यार अपने प्रैक्टिस तो करनी है ना। मैं भी पूरी अप्रोच वापस बताऊंगा प्रैक्टिस कैसे करनी है, तो आप थोड़ा सा कोशिश करो, अगर पॉसिबल है तो आप बराबर में टाइम लिख दो, कितने मिनट्स लगे वो लिख दो, कितने घंटे लगे वो लिख दो, मिनट्स लिख दो, ज्यादा बेहतर है। तो प्लीज स्पीड बढ़ाने के लिए एक आप ये काम करें, प्लस एक काम आपने और करना है स्पीड को बढ़ाने के लिए। क्या करना है आपने? पास्ट पेपर्स प्रैक्टिस करना।
ये जो थर्ड वाला मसला था ना, थर्ड वाला मसला, ये .3, ये इस पे फोकस करना है। बहुत सारे लोग क्योंकि .3 नहीं करके जाते, इसलिए इनकी स्पीड स्लो होती है, इसलिए इनकी स्पीड स्लो होती है। ठीक है जी। अच्छा, एक और काम भी आपने करना है, एक और काम भी करना है जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जो स्पीड को किल करता है पेपर में। अभी पता नहीं चलेगा, अभी आपकी स्पीड बढ़ा देगा। कितने लोग ऐसे हैं, ईमानदारी से बताना, जो पेपर में पेपर कह रहा हूँ, सॉरी सॉरी, घर में सॉल्व करते हुए अगर कोई सवाल में प्रॉब्लम आता है, इशू आता है, स्टक होते हैं, तो दरमियान में ही सोल्यूशन देख लेते हैं। दो तरह के लोग होते हैं, एक वो लोग होते हैं जो पूरा सवाल कंप्लीट करते हैं, जो भी हुआ, जो उनके नसीब में था, जो भी समझ आया, फिनिश करने की कोशिश करते हैं, और फिनिश करने के बाद सोल्यूशन देखते हैं कि भाई क्या हुआ। और कुछ लोग ऐसे हैं मुझ समय, जैसे मैं एक जमाने में बहुत बेचैन रहता था, आधा सवाल करने के बाद मुझे फौरन ही एक बेचैनी आती थी कि यार ये मैं सही कर रहा हूँ नहीं कर रहा, तो मैं दरमियान में सोल्यूशन देख लिया करता था, 30-40% के सही कर रहा हूँ तो ठीक है, आगे बढ़ जाता था, गलत कर रहा होता था तो वही गलती को सही कर लिया करता था, ताकि मेरा टाइम बच जाए। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो ईमानदारी से बताएं, सोल्यूशन दरमियान में देख लेते हैं, सोल्यूशन दरमियान में देख लेते हैं, प्रैक्टिस करने के दौरान पूरे सवाल होने का वेट नहीं करते, यस और नो में जवाब दें। जो लोग करते हैं ऐसा, वो यस कर दें। ओ माय गॉड, ये यस 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 यस, नो आ गया बीच में एक, यस, अगर नहीं सॉल्व हो रहा हो। अब देखिए इसमें पता है मसला क्या होता है। देखिए यार, इसमें ना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इसमें एक जेन्युइन इशू है, इसमें एक जेन्युइन मसला है जो मैं अभी आपको डिस्कस करूँ। वो जेन्युइन मसला क्या है, जरा समझिएगा। जनरल मसला ये है कि यार देखो, अभी तो कोई मसला नहीं है। अभी तो क्या होता है कि आप सॉल्व कर रहे हो मिसाल के तौर पे, ठीक है, अभी तो कोई मसला नहीं है ये, और ये आपको इंशाल्लाह FAFR वगैरह के पेपर में भी हेल्प करेगा। अभी तो कोई इतना इशू नहीं है। आपने क्या किया कि आपने मिसाल के तौर पे एक सवाल शुरू किया, तो ये सवाल शुरू किया, लेट से ये सवाल चल रहा है आपका, और कहीं भी आप फंसे, आपने सोल्यूशन देख लिया, लेट से आप सॉल्व करें, यहाँ फंसे, आपने सोल्यूशन देख लिया, फिर आगे बढ़े, फिर फंसे पे सोल्यूशन देख लिया, फिर आगे बढ़े, फिर बच सोल्यूशन देख लिया, फिर आगे बढ़े, फिर एंड में सोल्यूशन देख लिया, फिर सवाल खत्म हो गया। 4 दफा आपने सोल्यूशन देखा, 1 2 3 4, ये कभी 2 जगह। अभी तो कोई मसला नहीं है, देखो अभी तो आसानी है, अभी तो ये होता है टाइम बच जाता है। मगर ये पेपर में क्या होता है मैं बताऊं, ये बहुत प्रैक्टिकल है, और आप लोग मुझे शायद एग्री भी करोगे मेरी बात से। जिन लोगों के पेपर में पेपर छुटा है, 20 मार्क का, 30 मार्क का, 35 मार्क का, 25 मार्क का छुटा है, वो इस बात से एग्री करेंगे। कभी कभार ऐसा होता है पेपर में ना, एक पॉइंट ऐसा आता है कि आप ब्लॉक हो जाते हो। लेट से आपको कोई चीज नहीं समझ आ रही, अब आप यहाँ पे स्टक हो गए, यहाँ पे स्टक हो गए। अब प्रॉब्लम क्या होता है, घर पे जब आप यहाँ स्टक होते हो तो फौरन क्या करते हो, आप सोल्यूशन देखते हो, तो आपकी गाड़ी आगे बढ़ जाती है। और अगर एग्जाम में आप स्टक हो जाते हो तो वहां कोई सोल्यूशन दिखा सकता है? हाँ, वहां कोई सोल्यूशन दिखा सकता है? वहां कोई सोल्यूशन दिखा भी देगा तो आपको ट्रस्ट नहीं होगा, पता नहीं उसकी तैयारी कैसी है यार, वो पढ़ के भी आया नहीं आया। तो वहां पे क्या होता है, जब आपको कोई सोल्यूशन नहीं होता, अब आपको आदत हुई होती है, आप डिससेटिस्फाइड हो जाते हो, आप अनकंफर्टेबल हो जाते हो, आपको बेचैनी शुरू हो जाती है, आप ये कहते हो यार किसी तरीके से बस मुझे ये चीज़ समझ ऐसे आ जाए। और बहुत सारे लोग इस चक्कर में ना बैठे रहते हैं, जब तक वो चीज़ नहीं निकलती वो आगे ही नहीं बढ़ते। हालांकि मैं आपको बताऊं, पेपर में एक स्किल होता है जंप करना, जंप समझते हैं? जंप समझते हैं, जैसे एक रेस होती है जंप वाली, जंपिंग रेस देखिए, रिले रेस होती है, कौन सी होती है, जिसमें बंदा भागता है, फिर बीच में एक बैरियर होता है, उसको आपको क्रॉस करना पड़ता है, फिर बंदा भागता है, फिर एक बैरियर होता है, उसको क्रॉस करना पड़ता है, फिर थोड़ा आगे बढ़ता है, फिर एक बैरियर होता है, क्रॉस करना पड़ता है, अगर कोई देखता हो। तो ये क्या होता है, ये जंपिंग रेस हर्डल रेस कहलाती है, बिल्कुल सही कहा फारूक ने। तो हर्डल रेस में क्या होता है कि आपको जंप करना पड़ता है, तो दिस इज लाइक अ हर्डल रेस, कि देखो आई कैप ने हर्डल्स तो डाले हैं, आई कैप ने एक हर्डल यहाँ डाल दिया, यहाँ डाल दिया, यहाँ डाल दिया, यहाँ डाल दिया, तो उस हर्डल को फिर स्किप करके आगे बढ़ना होता है। ये नहीं करना होता उस हर्डल पे आप रुक जाओ, ये नहीं होता कि आप रेस के दौरान यहाँ रुक जाओगे, पहले आराम से फलांगोगे फिर आगे बढ़ोगे, नहीं भाई, भागते भागते ही फलांगना है, भागते भागते ही जंप करना है, भागते भागते ही हर्डल को क्रॉस करना है। आप मेरी बात समझ रहे? ठीक है जी, सबवे सर्फर, ये जो है ना वो याद आ गया, इनको गेम याद आ गया, खैर। तो माय पॉइंट इज कि यार देखो, अब आप अगर सोल्यूशन देखने की हैबिट रखोगे ना, तो फिर आपको बेचैनी होगी, आप रुकोगे, इसकी वजह से आपका जो है पेपर क्या हो जाएगा, आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। तो ये भी एक बहुत बड़ा मसला है कि लोग सॉल्यूशन को दरमियान में देखते हैं। इसके लिए अप्रोच क्या है, इसके लिए अप्रोच बड़ी सिंपल सी है, रेफर सॉल्यूशन एट द एंड, रेफर सॉल्यूशन एट द एंड वाइल प्रैक्टिस। मैं ये नहीं कह रहा सॉल्यूशन नहीं देखो, सॉल्यूशन नहीं देखोगे तो पता कैसे चलेगा, सही है ना? मगर आखिर में देखें प्लीज यार, जब पहले आप कंप्लीट कर लें अपना सॉल्यूशन, अपना बेस्ट लगा दें, उसके बाद आप सॉल्यूशन देखें। क्या ये बात समझ आ रही है मेरी? ऐसा करेंगे अब आइंदा, सोल्यूशन एंड में ही देखेंगे। दरमियान में देखने से अभी आपको फायदा हो जाएगा शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म में जो असल दिन है, जो असल गेम है, जो असल पेपर डे है, जो असल मैच डे, जो असल फाइनल का दिन है, जिस दिन आईकेएफ से मुकाबला है आपका, उस दिन प्रॉब्लम हो जाएगी। आपने तो अपना बेस्ट उस दिन के लिए संभाल के रखना है ना यार। मेरी बात समझ आ रही? क्लियर है?
चलो जी, तो ये बात भी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह कि हमने क्या करना है, स्पीड बढ़ानी है। ये कितने लोगों का मसला था यार, ये इशू था ना। प्रैक्टिस के लिए मैं बात करूंगा मिस्टेक लोग कैसे बनाते हैं, थोड़ा सा वेट कर लो। मगर स्पीड का जो मसला था उनको मैंने कहा एक तो प्रैक्टिस पे फोकस करो। अच्छा यार, कुछ लोग हमें क्रिटिसाइज करते हैं, कुछ लोग कहते हैं सर वो आपके लेक्चर्स बहुत एक्सटेंसिव है। क्या कहते हैं जी, आपके लेक्चर्स आवर्स बहुत ज़्यादा है हमें। तो मैं उनको ये कहता हूँ भाई, मसला ये है कि हमारे लेक्चर आवर्स इसलिए ज़्यादा है क्योंकि हम कॉन्सेप्ट भी कवर कराने का ठेका ले रहे हैं, फिर हम आपको प्रैक्टिस भी करा रहे हैं, एसीसी वगैरह के भी क्वेश्चन दिखा देते हैं, फिर हम आपको पास पेपर्स कराते हैं पुराने वाले, फिर हम आपको रीसेंट अटेम्प्ट भी करा देते हैं। तो और उसके बाद फिर थ्योरी की भी प्रैक्टिस करा देते हैं। थ्योरी की स्पेशल कैसे सेक्शन है, कवरेज है, आप लोग पोर्टल में देखते हो। थ्योरी का पूरा अलग सेक्शन है, थ्योरी की अलग कवरेज, थ्योरी का अलग हैंडआउट है मेरा, थ्योरी के अलग पास पेपर की कंपाइलेशन है यार, थ्योरी के लिए एक बिल्कुल सेपरेट एफर्ट है। ठीक है, फिर उसका सॉफ्टवेयर प्रैक्टिस भी करानी है, रीसेंट अटेम्प्ट सारी सॉफ्टवेयर पे करानी है मैंने। तो अब यार अगर ये सारी चीजें मैं कराऊंगा तो कैसे हो सकता है कि मैं 50-60 घंटे में 70 घंटे में खत्म कर दूं? तो जाएगा फिर तो 180 यार। क्योंकि फिर मैंने इसीलिए ठेका लिया क्योंकि मैंने एक चीज नोट की है कि जो चीज पहले मैं होमवर्क दे दिया करता था ना स्टूडेंट्स को फिजिकल क्लास में, वो अभी भी मैं फिजिकली एक चीज एक जगह पढ़ा रहा हूँ, एक ये यही वाला पेपर किसी और बॉडी में। तो वहाँ यही होता है, मैं होमवर्क देता हूँ, वो होमवर्क नहीं करके लाते बच्चे। वो कहते हैं सर वो कोई मसला नहीं, वो बिजी हैं ऑफिस में, ये वो बड़े बड़े लड़के, प्रोफेशनल बॉडी है एक और, जहाँ मैंने अभी ये यही फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एरिया अभी फिजिकली मैंने कहा बहुत मैं मिस कर रहा था फिजिकल को, तो मैंने पढ़ाना शुरू किया। सीए नहीं है, सीए के अलावा बात हो रही है। तो बहरहाल कहने का मतलब है कि यार इसीलिए फिर मैंने ये कंटेंट उसमें कर दिया कवर कि यार कम से कम ये हो कि यार बच्चा अगर देखेगा पोर्टल पे तो कर लेगा, कर लेगा ये सारी चीजें कर लेगा। तो फिर क्या होगा, आपका जो अपना सेल्फ एफर्ट है ना, जो सेल्फ एफर्ट का टाइम है, जो सेल्फ एफर्ट के आवर्स हैं, वो ऑलमोस्ट क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, बस रिवीजन करना है, गेम खत्म। तो प्लीज देखें थोड़ा सा ना, आई थिंक इस बात को समझें कि आपने जिंदगी में एक बार ढंग से मेहनत कर लेनी है। एक बार आप एक दफा ढंग से प्रैक्टिस कर लें, एक दफा ढंग से सारी चीजें कवर कर लें। ठीक है, और ये जो बातें मैंने अभी बता रहा हूँ इनको कवर कर लें कि यार ये ना हो कॉन्सेप्ट में कोई एक टॉपिक भी आपका वीक ना हो। ठीक है, पोर्टफोलियो थ्योरी पे आपने देखा पूरा सवाल आया हुआ है। ठीक है ना, सोर्स ऑफ फाइनेंस में पूरा सवाल आया हुआ है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट में पूरा सवाल आया हुआ है। ठीक है, उसके अलावा आपकी प्रैक्टिस पे कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो। चाहिए इसके अलावा आप जो है ना क्या कहते हैं, नहीं हमारे हैंड आउट बिल्कुल अलग है। आई कैप के स्टडी टेक्स्ट का लेवल बहुत बहुत लो है सोहेल, बहुत लो है। आई कैप के स्टडी टेक्स्ट में जो क्वेश्चन है ना वो बहुत पुराने हैं और बहुत बेसिक हैं, आपको ऐसा लगेगा आप यार ये तो पता नहीं, इसमें पासिंग परसेंटेज 70% होना चाहिए, फिर इतने आसान है। नहीं, हमने अपना कंटेंट अलहमदिल्ला बहुत अच्छा बनाया, इजी से स्टार्ट करते हैं और डिफिकल्ट पे जाके एंड करते हैं, इजी टू डिफिकल्ट पे जाते हैं। इजी टू डिफिकल्ट तरीन जो होता है ना, एक्सट्रीम, उस पे जाके एंड करते हैं ताकि पेपर में अगर कोई वर्ड सवाल भी आ जाए तो आपने पहले से पता हो कि हाँ यार क्लास में कैसे गया। अच्छा, लैक ऑफ प्रैक्टिस ऑन आईकैप सॉफ्टवेयर, इसके लिए मैं पहले ही जवाब दे चुका हूँ कि एटलीस्ट आपने क्या करना है, वही बात वापस मैं रिपीट करूंगा कि एटलीस्ट आपने 8 to 10 पेपर सॉल्व करने हैं इन सॉफ्टवेयर। और जिनका री अटेम्प्ट है उनके लिए क्या करेंगे, प्लस री अटेम्प्ट स्टूडेंट्स को ये करना है कि जो री अटेम्प्ट स्टूडेंट्स शुड प्रैक्टिस इन सॉफ्टवेयर सिंस स्टार्ट, शुड प्रैक्टिस सिंस स्टार्ट। ठीक है जी, ये मैं भी अप्रोच बताता हूँ तो बात करूंगा कि री अटेम्प्ट स्टूडेंट्स को सॉफ्टवेयर पे पहले से ही बात करनी चाहिए। ठीक है, लीनियर प्रोग्रामिंग यार देखो वो पढ़ना पड़ता है ना क्योंकि मल्टीपीरियड कैलकुलेशन समझ नहीं आता। अच्छा, पैनिक अटैक का क्या किया जाए? हाँ जी, पैनिक अटैक का क्या किया जाए? पैनिक अटैक का कोई हल है? अगर आप पेपर में पैनिक कर जाते हो इसका क्या हल है भाई? हाँ बताओ जरा। यार सबसे पहले तो हल ये है कि आप कंप्लीट कवरेज करके जाओ। ईमानदारी से बताना कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने पेपर में कंप्लीट कवरेज नहीं की थी? मैं नाम नहीं लूंगा इस बार। कितने लोग ऐसे जिनको लगता था पेपर में हम जब गए तो हमारा कुछ 2-3 टॉपिक कच्चे थे या रिवाइज नहीं हो सके, या हमने छोड़ दिए कि यार ये शायद पेपर में ना आए तो देखा जाएगा? कोई ऐसा है हम में से? कि किसी ने, वो कहते हैं रिस्क ले लिया हो, चाहे थ्योरी का ही रिस्क लिया हो, चाहे थ्योरी का ही रिस्क लिया हो। हाँ, कोई था हम में से ऐसा? तो देखो ना यार, अब यहाँ पे क्या होता है कि आपको एक वजह ये भी होती है, इस वजह से भी मैं समझता हूँ कि आपको प्रॉब्लम होता है, क्योंकि होता ये है कि अंदर ही अंदर आपको लग रहा होता है कि यार मैं ये तो नहीं कि फंस जाऊं। ठीक है, तो ये भी एक जो है ना क्या कहते हैं, आपने पैनिक अटैक से बचने के लिए क्या करना है। और दूसरा मैंने आपको बता दिया कि कुछ लोगों को आदत होती है रेफर सोल्यूशन एट दी एंड। देखो यार, अगर आप फुल तैयारी के साथ जा रहे हो तो अपने आप को समझाओ। ठीक है, जी सलमान, यस सलमान ऐसा ही है। ठीक है, अच्छा, तो प्लीज देखें कंप्लीट कवरेज के साथ जाएं और सोल्यूशन एंड में रेफर करें। मैंने आपको बता दिया अगर सोल्यूशन एंड में रेफर नहीं करेंगे तो आपको पेपर में बेचैनी शुरू हो जाएगी, पैनिक शुरू हो जाएगा, आपको परेशानी शुरू हो जाएगी, इनकन्वीनियंस शुरू हो जाएगी, डिससेटिस्फेक्शन शुरू हो जाएगी, जो कि मैं समझता हूँ कि आपको पेपर में प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, अल्लाह ना करे कि मसला हो जाएगा। और एक और बात, इंपॉर्टेंट बात है कि केयरफुली
डिसाइड सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चंस। ये क्या बात की? कुछ लोग ये कहते हैं सर पहला सवाल हमसे गलत पिक हो गया। कोई ऐसा है में से कि जो कहता हो कि मेरा पहला सवाल गलत पिक हो गया, मेरा पेपर का स्टार्ट ही गलत हो गया, मेरे पेपर का पहला सवाल ही ऐसा था जो मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि मुझे पहले नहीं उठाना चाहिए था? कोई है हम में से ऐसा? हाँ देखे ना ये। अब जैसे किसी ने फॉरेस्ट से स्टार्ट कर लिया मगर वो फॉरेस्ट में कहीं फंस गया। अब वो फंस गया कि यार ये पहला ही सवाल है, पहले सवाल में ही मैं फंस गया हूँ, मेरा आगे पेपर में क्या असर होने जा रहा है? ठीक है, तो प्रोफेशनल बॉडी में वैसे इतना नहीं सोचा करें। खैर अच्छा आगे चलते हैं। बैड परफॉर्मेंस इन थ्योरी, तो थ्योरी के लिए पूरा एक सेपरेट सेगमेंट है। सही है ना? थ्योरी के लिए पूरा मैं अभी आपको एक अप्रोच बता दूंगा। डेडिकेटेड अप्रोच होनी चाहिए थ्योरी। अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ये मैंने एजेंडा में भी लिखा हुआ है, थ्योरी को मैंने एजेंडा में भी लिखा हुआ है, ये देखें। जो ये एजेंडा है उसमें थ्योरी को मैंने लिखा हुआ है। ये अभी थ्योरी आ रही है। आई कैप सॉफ्टवेयर को भी लिखा हुआ है। रिवीजन अप्रोच में प्रैक्टिस कैसे करना है ये भी लिखा हुआ है। तो अब बस हम उसी पे जा रहे हैं। डेडिकेटेड अप्रोच फॉर थ्योरी, ये मैं अभी थोड़ी देर में डिस्कस करने जा रहा हूँ। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये क्या बात हुई? ये क्या बात हुई? ये क्या बात हुई? ये तो यार देखो, ये अभी कर लो। ये क्या बात है? माइंड सेट 50 मार्क्स, कितने लोग हैं जो पेपर में बैठते हैं ये सोच के कि यार वो बस 50 आ जाए बहुत है। यार ये किलर है, ये किलर है, ये किलर है, ये किलर है। आपने एटलीस्ट 70 मार्क्स टारगेट कर। टारगेट आपका क्या होना चाहिए कि भाई नहीं, मैं अगर पेपर में बैठ रहा हूँ फुल तैयारी के साथ तो मेरा टारगेट जो है वो एटलीस्ट 70 मार्क्स, 70 मार्क्स अटेम्प्ट नहीं करना है, 70 मार्क्स स्कोर करना है। ये टारगेट है कि खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता मेरा एक सवाल गलत हो भी जाए तो मेरे पास इतना कुशन हो कि मैं पेपर निकाल सकूं, निकाल सकूं, निकाल सकूं। अच्छा एक लास्ट भी मुझे बात एक जहन में आ रही है। एक वजह ये भी होती है, अच्छा कोई ऐसा है बंदा जो कहता हो कि मेरा आर्ट में से कोई मसला नहीं है, मेरी प्रैक्टिस भी अच्छी थी, मेरे कॉन्सेप्ट भी अच्छे थे, मेरे पासिबल भी प्रैक्टिस भी करके गया हूँ, स्पीड का ही मसला नहीं, मैंने 90 मार्क्स का अटैम्प्ट किया था ऑलमोस्ट, मैंने आईकैप के सॉफ्टवेयर में भी प्रैक्टिस की थी, पैनिक भी मुझे नहीं हुआ, मेरा तो पेपर बहुत अच्छा गया था और मुझे एंड तक था कि मेरा पेपर निकलेगा, मेरे साथ कोई थ्योरी की बैड परफॉर्मेंस नहीं थी, वो मैं 50 मार्क्स का भी सोच के नहीं गया था, मैं तो गोल्ड मेडल का सोच के गया था। कोई ऐसा बंदा है जो कहता हो यार मेरे आर्ट के 8 पॉइंट में से कोई इशू है ही नहीं? मुझे बताएं जरा, कोई है तो। नहीं आपके, आपके सब मसले थे? अरे मैं ये नहीं पूछ रहा कि सब मसले थे, मैं पूछ रहा हूँ कि मसले किसी के नहीं थे फिर भी पेपर पास नहीं हुआ, या आपको लगता है कि नहीं मसले इन्हीं में से हैं, बाकी कोई नहीं है? अच्छा अब एक लास्ट रीजन मैं बता दूं। ये आर सलीम आपसे बात हो रही है और सलमान गुराया आपसे बात हो रही है, ठीक है? फेयर ऑफ फेलियर तो देखिए कॉन्फिडेंस में आ गया ना, कि कॉन्फिडेंस शटर है। आप दोनों से बात हो रही है क्योंकि आप दोनों की बातों से लग रहा है आप कह रहे हो कि आर्ट में से मेरे बहुत ज्यादा इशू नहीं थे। यार एक मसला और भी होता है जो थोड़ा सॉफ्टवेयर की वजह से है, सॉफ्टवेयर की वजह से, कि लेवल ऑफ वर्किंग शोन इन एग्जाम। एक मसला ये भी अभी आइडेंटिफाई हुआ, अभी रिसेंटली जब मैंने लोगों से फीडबैक लिया, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि लोगों के मैसेज पढ़ूँ, अभी बहुत सारे मैसेज अभी जवाब नहीं दिए मैंने, क्योंकि जाहिर सी बात है माशाल्लाह इतना लोड है बच्चों के मैसेजेस का, और मैं अकेली जान कैसे करूँगा यार इतने सारे काम। तो मैं इंशाल्लाह 1-2 दिन में रिलीज कर दूंगा जो भी मैसेजेस अभी मैंने रिस्पॉन्ड नहीं किया, वो अनरीड हुए हैं मेरे पास। लेवल ऑफ वर्किंग शोन इन एग्जाम्स, ये मैं आप दोनों से खास तौर पर मुखातिब हूँ, एम सलमान गोराया से मुखातिब हूँ, और आर सलीम जो कि आप कह रहे हो, आर सलीम के मुझे लग रहा है कि थ्योरी भी आपकी कह रहे हैं कि थ्योरी में शोध हो सकता है, बाकी मसला नहीं है ये। ठीक है रिमशा है, ओके रिमशा, ये बताइए कि ये मसला तो नहीं हुआ, एक ये मसला भी मैंने देखा है, लेवल ऑफ वर्किंग शोन इन एग्जाम। बहुत सारे लोग जो हैं वो एक्सेल पे वर्किंग करते हैं और जब वो वर्ड में कॉपी पेस्ट होता है तो वो एक्सेल में इसका जो फॉर्मूला कॉपी पेस्ट ही नहीं होते। तो ये एक इशू आ जाता है कि आपकी वर्किंग जो एक्सेल पे हुई होती है वो वर्ड वाले या आरटीएफ वाला जो बॉक्स होता है, जो असल कंटेंट होता है, जो असल फाइनल डब्बा होता है, जो एग्जामिनर के पास जाता है, वहां पे वर्किंग नहीं आ पाती, वहां पे डायरेक्ट आंसर आ रहा होता है। तो आप इस बात का भी ख्याल करें, ऐसा है नहीं है? हाँ सलमान, कि वर्किंग का लेवल, ये इशू लग रहा है आपको कि कभी कभार ऐसा होता है कि आप बहुत अच्छा पेपर करते हैं, आपको यकीन भी होता है सारे सवाल अच्छे हुए हैं, मगर एंड में ये होता है कि यार आप जब कॉपी पेस्ट करके जाते हैं ना तो वहाँ शायद हर चीज़ फॉर्मूले समेत नहीं आ पाती, वर्किंग समेत नहीं आ पाती। अच्छा मैंने, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ज़बरदस्त रिमशा, सही कहा आपने।
आपको, आप लोगों ने मेरी वो फाइल देखी है जिसमें मैंने जो है वो अपनी सारे 2023, 2024 और 2025 के सोल्यूशन आईकैप सॉफ्टवेयर पे सॉल्व करके उसके पीडीएफ बना दिया है। आईकैप सॉफ्टवेयर के मेरे अपने बनाए हुए सोल्यूशन के पीडीएफ आप लोगों ने देखे हैं वैसे? किसी ने देखे? ये किसने नहीं देखे? अगर किसी ने नहीं देखे तो भाई ये मुझे, मैं फिर एक काम करता हूँ ना, आपको मैं ग्रुप का लिंक दे देता हूँ, आप उस ग्रुप में आ जाओ। उस ग्रुप में जो है वो, जो है ना क्या कहते हैं, अल्लाह भला करे, उसमें मैं ये शेयर कर दूंगा। आजकल मैं ही शेयर कर दूंगा, और पब्लिक ग्रुप में भी कोशिश करूंगा शेयर हो जाए। जो सबूर वगैरह के ग्रुप्स हैं उनमें भी कोशिश करूंगा कि अगर पॉसिबल होता है तो वो लोग भी कंटेंट अच्छा यूजफुल शेयर कर देते हैं बच्चों की आसानी के लिए। वरना ये आप ग्रुप ज्वाइन कर लो। इसमें मैंने क्या कि अपने बनाए हुए सोल्यूशन, जो मैंने एग्जाम सॉफ्टवेयर के सोल्यूशन पीडीएफ बनाए हुए ना, वो सारे पीडीएफ जो है शेयर कर दिए हैं। ठीक है, तो आप उसमें प्रेजेंटेशन चेक कर लो एकदम, कि आपको ऐसा तो नहीं हो रहा वर्किंग बहुत छोटी दिखा रहा हूं, क्योंकि मैं क्या करता हूँ फॉर्मूले भी दिखाता हूँ, और वर्किंग जो कम से कम मिनिमम होनी चाहिए, इधर इधर डब्बे पे, वर्ड वर्ड वाले डब्बे पे, ये वाले डब्बे पे जो असल है वहां पे शो करता हूँ। तो आप लोग ये ग्रुप ज्वाइन कर लो, और अगर कोई बंदा लेट से किसी वजह से ये सेशन नहीं ले पा रहा होगा, रिकॉर्डिंग देख रहा होगा, तो वो मेरा नंबर नोट कर ले। आप लोग भी नंबर नोट कर सकते हो लाइव वाले अदर। मैं इस पर बिल्कुल क्वेरी को रिस्पॉन्ड कर रहा होता हूँ, मैं आपको ये दे दूंगा सारे पीडीएफ ग्रुप में ऐड कर दूंगा, कोई मसला नहीं है। ठीक है। और अभी क्वेरीज मैंने जैसे बताया थोड़ी ज़्यादा चल रही है, तो एक दो दिन लगेंगे रिस्पॉन्ड होने में, मगर इंशाल्लाह आपकी क्वेरी रिस्पॉन्ड हो जाएगी। मेरा अपना ही नंबर है, कोई असिस्टेंट वगैरह मैंने नहीं रखा हुआ क्वेरी रिजॉल्व करने के लिए। बीएफडी की वो सारी क्वेरीज मैं खुद ही रिजॉल्व करता हूँ, एसबीएफ की समझ ले। खैर, तो ये आप नोट कर लेना, बाकी ग्रुप ज्वाइन कर लो। अच्छा, वर्किंग कॉपी पेज में इशू हो जाता है, बिल्कुल ये भी एक है। यार कितने परसेंट रिजल्ट आए तो एग्जामिनर कमेंट्स में आ जाएगा, मगर मैं कहूँगा लास्ट टाइम से थोड़ा कम होगा, थोड़ा सा कम होगा लास्ट टाइम से परसेंटेज, पासिंग परसेंटेज बीएफडी का, मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा, मगर बहुत ज़्यादा कम नहीं होगा, क्योंकि पेपर भी इतना मुश्किल नहीं था, और अल्लाह का शुक्र है जो रिजल्ट हमने देखे वो बहुत ज़्यादा बुरे नहीं है। मगर 12 लास्ट टाइम से मुझे लगता है थोड़ा सा एग्जामिनर ने हाथ खींच के मार्क्स दिए, क्योंकि इस बार कुछ स्टूडेंट ऐसे मिले 45 44 वाले, काफ़ी स्टूडेंट्स आए। आई डोंट नो आप में से कितने लोग हैं, कोई है में से 45 44 वाला? 45 इस बार मुझे देखने को मिले, 45 45 प्लस या 45। हाँ, रोटी आप देखें कितने लोग आ गए, मैं नाम नहीं लूंगा यहाँ पे। देखें कि कितने, 3 4 5 लगे माशाल्लाह। लाइव सेशन में कितने लोग हैं, उसमें से काफ़ी सारे लोग 45 वाले मुझे नज़र आ रहे हैं। 45 से ऊपर कोई है? मैं 40, आजकल 48 49 नज़र नहीं आ रहे हैं। आई डोंट नो, शायद आई के अपने पॉलिसी चेंज कर दी है, क्या किया है, मगर 45 वाले इस बार काफ़ी लोग नज़र आए हैं। खैर बाकी मैं ना मार्क्स कॉल नहीं करूंगा, पूरी कॉन्फिडेंशियल है आप लोगों के, मैं नाम नहीं लूंगा इस बार। खैर, तो यार ये सारी बातें, अच्छा अब दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये करके हम अपने सेशन को एंड करेंगे। एक तो मैंने आपको ये बता दिया कि पॉसिबल रीजन क्या होते हैं, और इसकी अप्रोच बता दी, ये आप प्लीज गौर से देख लें। रिवीजन अप्रोच में मैं बात कर लेता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें प्रैक्टिस की, इसमें प्रैक्टिस अप्रोच भी आ जाएगी। और फिर उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि थ्योरी और रिवीजन अप्रोच में ये आईकैप सॉफ्टवेयर को भी कवर कर लेता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं बात कर लेता हूँ भाई, अब अप्रोच क्या होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें, जो लोग क्लासेस ले रहे हैं उनको तो, अच्छा क्लासेस की जरूरत सिर्फ किस बंदे को है? क्लासेस की जरूरत इस बंदे को है खाली, अगर आपके पास रजिस्टर प्रॉपर मेंटेन नहीं हुआ है, और अगर आपके कॉन्सेप्ट में मसला है, या तो आपके कॉन्सेप्ट में मसला है, या फिर आपका रजिस्टर प्रॉपर मेंटेन नहीं हुआ, यानी कि अगर रजिस्टर है ही नहीं तो रिवीजन करने में बहुत दिक्कत होगी। तो फिर आइए आपको वीडियो देखनी पड़ेगी, आपको लेक्चर। बट अगर आपको लगता है कि नहीं यार मेरे कॉन्सेप्ट का मसला नहीं है, और रजिस्टर मेरे पास तगड़ा बना हुआ है, ठीक है, तो प्रैक्टिस का मसला है या बाकी चीजें हैं, तो वो मैं समझता हूँ आप खुद भी कर सकते हो। हाँ, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो कहते हैं कि नहीं सर हमें मसला तो कुछ नहीं है, मगर बहरहाल हम क्लास से एसोसिएटेड होते हैं तो हमें थोड़ा डिसिप्लिन रहता है, क्योंकि हमारा फॉलोअप भी आता है, ये सब चीज़ें होती हैं, तो आप क्लासेस पे जा सकते हो। अदरवाइज मैं समझता हूँ कि आपको क्लासेस की जरूरत नहीं है, सिर्फ इस वजह से अगर आपका मसला है तो क्लासेस पे जाएंगे, वरना आप क्लासेस पे नहीं जाएंगे। क्या ये बात समझ आती है? पहले मैंने कहा ये एक बात मैं क्लियर कर दूँ, ठीक है? नहीं, स्लाइड में चाहता हूँ रजिस्टर बनाए, अप्रोच में भी डिस्कस कर रहा हूँ, एक मिनट रुकेंगे। अच्छा जी, तो ये बात हो गई हमारी। अच्छा, अब हम अप्रोच पे बात कर लेते हैं, बस सेशन को खत्म करेंगे 10 15 मिनट के अंदर। ठीक है जी। कोर्स में कुछ चेंज नहीं है भाई, ये बात मैं क्लियर करूं कैटेगोरिकली, कोर्स में एक भी टॉपिक की चेंज नहीं है, पूरा कोर्स एज इट इज सेम है, सिर्फ नाम चेंज हो गया, इसका बीएफडी का एसबीएफ हो गया, वरना इसके अलावा कोई चेंज नहीं है। ये बात मैं क्लियर कर रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है? ये बात अपने ध्यान में बिठा लें। तो ये तो मसला हल हो गया आपका कि आप लास्ट टाइम का रजिस्टर, लास्ट टाइम का कंटेंट फॉलो कर सकते हो। अच्छा, अप्रोच के ग्रेड में भी कोई चेंज नहीं है, बिल्कुल जी, बिल्कुल। एग्जाम सॉफ्टवेयर की प्रैक्टिस करेंगे, बिल्कुल करेंगे। जब क्लासेस में हम बेसिक्स से स्टार्ट करते हैं, हमारा तरीकेकार ये होता है, बेसिक्स, पहले हम कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट से, उसके बाद हम क्वालिटी
उसके बाद हम इजी इलस्ट्रेशन सॉल्व करते हैं। उसके बाद जब ये सारे काम हो जाते हैं, इजी इलस्ट्रेशन हो जाती है, तो हम क्वालिटी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एसीसी और बाकी अपने कुछ अपने बनाए हुए क्वेश्चन होते हैं, और फिर हम आई कैप का पांच पेपर सॉल्व करते हैं, इजी टू डिफिकल्ट। ये सारा कंटेंट हमारी बीएफडी की किताब में ही मौजूद है, और हम अपनी बीएफडी की बुक फॉलो करते हैं, आई कैप का स्टडी टेक्स्ट फॉलो नहीं करते। ठीक है। आप हमने एक ग्रिड आप लोग के लिए बना दी है। ये ग्रिड मैं आपको दिखा देता हूँ एक दफा। ये ग्रिड बनी हुई है, ये आप देख सकते हैं। ये नॉर्मल ग्रिड थी। नॉर्मल ग्रेड का मतलब है कि अगर कोई हमारे साथ जो है वो अल्लाह भला करे पहले दिन से था, यानी कि दिसंबर से था, ठीक है, तो उसके लिए क्या है ये हमने यहाँ पे लिख दिया। तो आप लोगों के लिए ये ग्रेड इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे ख्याल से। आप लोगों के लिए जो ग्रेड इंपॉर्टेंट होगी ना, वो दूसरी वाली है जो पोस्ट रिजल्ट वाली है, if I'm not wrong। तो एक ग्रेड हमने पूरा एक पूरा प्लान बना के दे दिया है स्टूडेंट्स को। ये देख लीजिए। ये प्लान क्या कह रहा है, ये प्लान। अच्छा, ये प्लान 18 जनवरी से शुरू हो रहा है। और 18 जनवरी से शुरू होने के बाद 18 जनवरी यानी कि जिन्होंने संडे से, क्योंकि कुछ लोगों ने एडमिशन सैटरडे से ही लेना शुरू कर दिया था, हमने संडे से बनाया। ये पूरा प्लान हमने दे दिया डेट वाइज, डे वाइज, डेट वाइज, लेक्चर वाइज। रोजाना एक लेक्चर लेना है बस आपने। वन लेक्चर 18 को लेना है, सेकंड लेक्चर आपने जो है 19 को लेना है, थर्ड लेक्चर आपने 20 को लेना है। रोजाना आप एक लेक्चर ले लें। फोर्थ को भी आप एक लेक्चर ले लें, रोजाना एक लेक्चर ले लें। ये बिल्कुल इसी तरह बना हुआ है प्लान। ठीक है। 17 को आपने लेट से एक लेक्चर लेना है, 3 फरवरी को। पूरा डेट वाइज प्लान है। रोजाना अगर आप एक लेक्चर लेते हैं तो आपका कोर्स बहुत आसानी से सेफली सेफली कब खत्म हो जाता है, सब चीज़ों के साथ, सारे कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस के साथ। कब खत्म हो जाएगा जी? आपका कोर्स खत्म हो जाएगा 5 मई तक, जो कि ऑलमोस्ट पेपर से एक महीना पहले, थ्योरी के साथ। ठीक है जी। तो ये सारा जो है ना, क्या कहते हैं, प्लान हमने ऑलरेडी स्टूडेंट से शेयर कर दिया है, ग्रुप में भी आ जाएगा। ठीक है। तो ये प्लान ग्रुप पे मैंने शेयर किया हुआ ऑलरेडी। नहीं है आप ग्रुप में तो भी मैंने ग्रुप का लिंक दिया था, आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। तो मैं इंशाल्लाह ये प्लान रीशेयर कर दूंगा। ये एक्सेल में भी शेयर कर दिया है मैंने, कोई अगर फ्लेक्सिबल है, कोई कहता नहीं मेरे पास अभी बीच में छुट्टियां आ रही हैं, मेरे पास कोई टाइम है, तो वो फिर अपने प्लान को एडिट कर ले। मैंने ये एक्सेल में भी शेयर किया हुआ प्लान। ठीक है। तो पूरा प्लान मौजूद है। अच्छा, अब बात करते हैं कि नहीं सर मैं तो सेल्फ स्टडी करना है। तो सेल्फ स्टडी वाले हजरात सुन लें, बहुत इंपॉर्टेंट। सेल्फ स्टडी वाले हजरात सुन लें क्या अप्रोच होनी चाहिए। देखें यार, आपने काम ये करना है, जरा गौर से सुनिएगा। सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने रीसॉल्व योर एग्जिस्टिंग कंटेंट। जो आपका एग्जिस्टिंग कंटेंट है इसको आप रीसॉल्व कर लें। अच्छा, रीसॉल्व करने का तरीका क्या होगा, जरा गौर से देखिएगा। ठीक है। थ्योरी के लेक्चर्स भी मिलेंगे, वो भी मिलेगा, वो तो कंप्लीट है। रीसॉल्व योर एग्जिस्टिंग कंटेंट एंड मेक मिस्टेक लॉग। मिस्टेक लॉग का क्या मतलब है? अब आप मिस्टेक लॉग को समझ लें। ये मैं अप्रोच बता रहा हूँ, रिवीजन अप्रोच। ये खास तौर पे उन लोगों के लिए बात हो रही है जो सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं। देखिएगा प्लीज। मिस्टेक लॉग क्या होता है? व्हाट इज मिस्टेक लॉग? मिस्टेक लॉग का मतलब होता है कि आप क्या करेंगे, पहले आप सॉल्व करेंगे, फर्स्ट सॉल्व कंप्लीट क्वेश्चन ऑन योर ओन। पहले आपने क्या करना है, पूरा क्वेश्चन खुद से सॉल्व करना है, विदाउट रेफरिंग टू सॉल्यूशन। सेकंड नंबर पे क्या करना है, रेफर सॉल्यूशन एंड मार्क योर मिस्टेक्स। जो मिस्टेक्स आ रही हैं उनको आपने मार्क करना है। ठीक है। और थर्ड नंबर पे क्या करना है आपने, अब आपने क्या करना है, राइट डाउन योर मिस्टेक्स। सॉफ्टवेयर पे कर रहे हैं या एक्सेल किसी और चीज पे हो रहा है, तो टाइप कर ले। ये जो मिस्टेक्स को आप राइट डाउन कर रहे हैं, दिस इज व्हाट दिस इज व्हाट दिस इज एक्चुअल मिस्टेक। दिस इज मिस्टेक। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा, फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल ये कि आपने एक सवाल सॉल्व, ठीक है, ये सवाल सॉल्व हो रहा है, आपने सवाल सॉल्व किया। अब आपने देखा यार इसमें गलतियां आई हैं, इसमें एक गलती यहाँ आई, एक गलती मिसाल के तौर पर यहाँ आई, एक गलती आई, तीन गलतियां आ गई, एक, दो, तीन गलतियां आ गई, 1, 2 एंड 3। अब आप बराबर में इस सवाल को खत्म करने के बाद अगले पेज पे या कहीं भी आप लिख लें कि यार इस सवाल में मेरी पहली मिस्टेक ये आई थी, दूसरी मिस्टेक ये आई थी, और तीसरी मिस्टेक ये आएगी। अब इससे फायदा क्या होगा मुझे बताओ। मिस्टेक लॉग बनाने से फायदा क्या होगा? दो फायदे होंगे। दो फायदे होंगे। पहला फायदा ये होगा कि यार आपको वहीं के वहीं हाईलाइट हो जाएगी कि मिस्टेक्स क्या थी। ठीक है ना? हाईलाइट हो जाएगी मिस्टेक्स क्या थी, आपको जो है ना, क्या कहते हैं, एक जगह नजर में आ जाएगी
आपको इससे पता चल जाएगा कि मुझे अपने कॉन्सेप्ट को रिकॉल करना है या मुझे प्रैक्टिस पे फोकस करना है या रीडिंग मिस्टेक हुई क्या हुई है। दूसरा बहुत बड़ा फायदा ये हो जाएगा कि यार आपको ये सवाल बार बार नहीं करना पड़ेगा। देखो एक बात याद रखना, जो चीज आप सही कर रहे हो वो सही करते रहोगे, वो आपको समझ आ गई। मसला वो होता है जो आप गलत कर रहे होते हो। तो अगर आप मिसाल के तौर पे, बहुत सारे लोग होते हैं वो कहते हैं सर मैं सवाल बार बार करके थक गया, मैंने एक सवाल 3 बार कर लिया मैं थक गया। भाई 3 बार करने की जरूरत ही नहीं है। आपने जब दूसरी बार सॉल्व किया है, पहली बार आपने पिछले टाइम में सॉल्व किया था, दूसरी बार आपने अभी सॉल्व किया, उसके बाद जब आपने मिस्टेक्स लिखी तो अब इसका मतलब वो सवाल सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप मिस्टेक्स देखो और आगे बढ़ जाओ। देखो इस बात को समझो, अगर किसी के 40 मार्क्स आए ना आज, तो 40 मार्क्स मसला थोड़ी है, मेरी बात को गौर से सुनना। आज अगर किसी के 40 मार्क्स है, 40 मार्क्स थोड़ी मसला है, 40 मार्क्स तो मिल गए। ओ भाई मसला उस 60 मार्क का है जो कट गए। ये जो 60 मार्क आपके कटे थे ना, ये मसला है। हाँ ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि 60 मार्क्स जो कटे थे सारे बचा लो, नहीं सारे नहीं बचाने। यार कम से कम 10 भी बच जाते ना इसमें से तो पेपर पास हो जाता। तो कहने का मतलब है फोकस चेंज करो, डायरेक्शन चेंज करो। ये नहीं देखो मार्क्स कितने आए, ये देखो मार्क्स कितने गंवाए, ये देखो मार्क्स कितने गए, और ये मार्क्स किस वजह से गए, ये मार्क्स गए मिस्टेक्स की वजह से। तो बेहतर नहीं है कि मैं पहले दिन से ही अपनी मिस्टेक्स को हाईलाइट कर लूं, बेहतर नहीं है कि मैं पहले दिन से ही मिस्टेक्स को नोट कर लूं, ये बेहतर नहीं है कि मैं पहले दिन से ही मिस्टेक्स का लॉग बना लूं, कि मुझे पता तो चले मैं मिस्टेक्स क्या कर रहा हूं, ताकि आइंदा मेरे जो जो 60 मार्क कटे थे ये 60 ना कटे, ये 25 कट जाए, 30 कट जाए, 35 भी कट जाए, 45 भी कट जाए, मसला नहीं, भले 50 भी कट जाए चलो यार, मगर इससे ज्यादा ना कटे। अभी मसला क्या हुआ है कि मेरे जो मार्क्स कटे हैं ना मिस्टेक्स की वजह से, वो 50 से ज्यादा थे, जिसकी वजह से आई कैप ने मुझे वापस बुला लेना है। ऐसा ही हुआ है ना भाई। तो आपको मैं बार बार जो मैं पूरा क्रक्स है ना हमारे सेशन का, वो ये है कि भैया मिस्टेक लॉग बना लो, बना लेंगे मिस्टेक लॉग। समझ आ रही है कि सवाल सॉल्व करने के बाद नेक्स्ट पेज पे आपने 1 2 3 जैसे नोट्स टू द अकाउंट होना है, ऐसे मिस्टेक लॉग बनाने हैं। मुझे बताएं मिस्टेक लॉग बनाएंगे आपसे, यस और नो में जवाब दें, जवाब चाहिए मुझे आपका। देखें अगर आप अभी नहीं बोलेंगे तो फिर बाद में भी नहीं बनाएंगे। आप अपने आप से प्रॉमिस करें मुझे मिस्टेक लॉग बनाना है, मैं मिस्टेक्स को काबू करूंगा, तो पेपर क्यों नहीं निकलेगा यार। अगर हर बंदे ने अपनी मिस्टेक्स पकड़ ली तो यार 50 मार्क क्या, मैं तो कह रहा हूँ 70 भी ले सकते हो। आपने तो एक वो कहते हैं ना गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़नी। जब आपको मिस्टेक सामने आ जाएगी आप बोलोगे यार ये मुझे कवर करके जाना है, चाहे मुझे टीचर से समझना पड़े, दोस्त से समझना पड़े, कुछ भी करना पड़े, मैं इसको समझे बगैर मिस्टेक को काबू किए बगैर पेपर में नहीं जाऊंगा। और अगर आपने 100% मिस्टेक को देख लिया तो यार चलो कुछ नहीं कुछ नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि सारी मिस्टेक बचेंगी, कुछ तो मिस्टेक्स आपकी बच जाएंगी ना यार होने से। क्या ख्याल है? ठीक है जी, चलो आगे बढ़ेंगे। एक तो आपने ये काम कर लिया कि आपने क्या किया, रीसॉल्व योर एग्जिस्टिंग कंटेंट एंड मेक मिस्टेक लॉग। अच्छा इसमें अगर टाइमिंग भी हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, रिकॉर्ड टाइमिंग इज पॉसिबल, रिकॉर्ड टाइमिंग, टाइम टेकन इफ पॉसिबल। अगर पॉसिबल हो तो यार टाइम टेकन भी लिख दो, ताकि जिन लोगों को स्पीड का मसला है वो भी कवर हो जाए। अच्छा पहला काम आपने ये करना है, जितना भी कंटेंट है पूरा कंटेंट पूरा रजिस्टर वापस सॉल्व करना है, सॉल्व कंप्लीट रजिस्टर, पूरा रजिस्टर वापस सॉल्व करना है, पूरा कंटेंट वापस सॉल्व करना है। चाहे आपने मुझसे पढ़ाओ या कहीं से भी पढ़ाओ, किसी भी टीचर से पढ़ाओ, सब टीचर बहुत अच्छा कंटेंट देते हैं, सब टीचर बहुत दिल से पढ़ाते हैं, सबका कंटेंट बहुत अच्छा है। तो अगर आपने सेल्फ स्टडी करना है, आप उसी कंटेंट में जा रहे हो, तो आप वो पूरा कंटेंट वापस सॉल्व करोगे, मगर मैंने आपको बता दिया मिस्टेक लॉग बनाओगे। दूसरे नंबर पे आपने क्या काम करना है, ये काम आपने कर लिया। उसके बाद आपने करनी है क्या, सॉल्व अटेम्प्ट वाइज पेपर। इसमें टाइम लगेगा, अटेम्प्ट वाइज पास पेपर सॉल्व करने हैं। कितनी अटेम्प्ट के, 10 to 12 अटेम्प्ट विद टाइमिंग्स। और यहां भी अप्रोच सेम होगी, और यहां भी अप्रोच सेम होगी। क्या करना पड़ेगा, मेक मिस्टेक लो, पूरा पेपर सॉल्व करेंगे पहले, पूरा पेपर सॉल्व करेंगे, पूरा जैसे वहां क्वेश्चन सॉल्व किया था पूरा पेपर सॉल्व करेंगे, उसके बाद मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करके लिखेंगे। आई के सोल्यूशन करेक्ट नहीं है तो आप टेंशन क्यों लेते हैं यार, मैंने अपने बनाए हुए सोल्यूशन दे तो दिए। आप लोगों को पता है 2022 से लेके 2025 तक मेरे यूट्यूब चैनल पे पूरे पूरे क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सोल्यूशन है। देखिए प्लेलिस्ट आप लोगों ने, 2022 से 25 तो करो कम से कम, ये 7 अटेम्प्ट है, 7 अटेम्प्ट बनती है। जिन लोगों ने नहीं देखी है मैंने आपका नंबर शेयर किया हुआ है, आप मुझे मैसेज कर दो, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा, वहां मैं ये भी शेयर कर दूंगा। कहाँ गया मेरा नंबर, पता नहीं कहाँ चला गया। खैर तो वो देख लेना, मैं वापस लिख देता हूँ, चलो कोई मसला नहीं है, ये नंबर मेरा देख लो। ठीक है, क्लियर क्लियर है बात हमें। तो भाई ये आपने दूसरा काम क्या करना है, अटेम्प्ट वाइज पेपर सॉल्व करना है, जितना भी कंटेंट है वापस सॉल्व करना है, मैं वापस कह रहा हूँ पहला। दूसरा आपने क्या करना है, अटेम्प्ट वाइज पेपर सॉल्व करना है। तीसरा काम जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये कि थ्योरी को आपने इंपॉर्टेंस देनी है, थ्योरी को आपने रिस्पेक्ट देनी है, थ्योरी की रिस्पेक्ट करनी है।
थ्योरी को आपने रिस्पेक्ट देनी है, थ्योरी को रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। अच्छा एक और बात, यार ये क्या करें, मैंने बच्चों को बोला एक्सेल पे सॉल्व ना करें, आई कैप सॉफ्टवेयर पे सॉल्व करें, आई कैप सॉफ्टवेयर पे सॉल्व करें। क्या रजिस्टर बनाएं? देखें उसूली तौर पे तो रजिस्टर बनाना चाहिए, जिंदगी में एक बार रजिस्टर जरूर बनाना चाहिए, जिंदगी में एक बार। और जिनका रजिस्टर बन चुका है वो अपने पुराने रजिस्टर को रेफर करके काम करें। अच्छा ये मिस्टेक लॉग बनाते हुए एक बात और भी ध्यान में रहे कि आपने पहले पहले आपने अपना सोल्यूशन सॉल्व करके अपने रजिस्टर से कंपेयर करना है। यहाँ पे आपने रजिस्टर से कंपेयर करना है अपने मिस्टेक लॉग बनाते हुए, क्योंकि आपके रजिस्टर में तो सही सॉल्व हुआ होगा ना। यहाँ पे आप आई कैप के पासेबल पे जा सकते हैं, मगर पहले कोशिश करो मेरे पास में मेरे सोल्यूशन देख लो, मेरे यूट्यूब चैनल में मौजूद है। साउथ तारिक के नाम से यूट्यूब चैनल है, वरना 5 PDF तो मैंने ऑलरेडी बनाए हैं, वहां से रेफर कर लेना। ठीक है। अच्छा मिस्टेक लॉग, ये थ्योरी की प्रैक्टिस, थ्योरी की अप्रोच भी सुन लो, बस फिर सेशन खत्म करते हैं, टाइम ज्यादा हो जाएगा ये। अच्छा एक बात और बस मैं बता दूं, हाँ ये बात मैं भूल ना जाऊं, अभी मैंने ओरली की है कि आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप कोशिश करें 50% आप काम कर लें आईकैप सॉफ्टवेयर पे। आईकैप सॉफ्टवेयर पे सेव कैसे करते हैं मैंने उसका पूरा वीडियो दिया हुआ है। आईकैप सॉफ्टवेयर पे सॉल्यूशन सेव कैसे करते हैं वो मैंने पूरा समझाया हुआ है, स्क्रीनशॉट लो के सेव कर लो। और 50% रजिस्टर पे कर लो, या फिर सारा का सारा रजिस्टर आईकैप आईकैप सॉफ्टवेयर पे कर लो। मगर मैं ये कहूंगा एक्सेल को आप ना यूज करो, उसकी वजह ये है कि एक्सेल अभी तो बहुत फ्रेंडली है, मगर जब आप पेपर के करीब जाओगे तो आपको उसकी आदत हो जाएगी। पेपर में जब आप देखोगे आईकैप सॉफ्टवेयर एक अलग लेवल पे चल रहा है, एक्सेल नहीं है, एक्सेल से मुश्किल है, एक्सेल से डिफिकल्ट है, तो वहां फंस जाओगे। ठीक है जी। अच्छा डॉक्टर पे सॉल्व करने के का तरीका मैंने शहजाद बताया ना, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप एक वर्ड की फाइल में स्नैपशॉट पेस्ट करते जाओ, जैसे मैं करता हूँ अपनी वीडियोस में, आपने अगर देखा हो। तो मैं कोई थोड़ा सॉल्व किया, एक पार्ट सॉल्व किया, स्नैपशॉट लिया, वर्ड की फाइल में पेस्ट कर दिया, थोड़ा 10-15 मिनट ज़्यादा लग जाएंगे ओवरऑल एक क्या कहते हैं पेपर में, मगर ये होगा कि आपका आंसर सेव हो जाएगा। शहजाद बात समझ आ रही है? वैसे आईकैप सॉफ्टवेयर सेव भी हो जाता है, कंट्रोल एस दबाओगे ना तो वो डाउनलोड्स के अंदर कोई अजीब वगरीब फोल्डर होता है, 2-4 फोल्डर के अंदर जाके सेव भी हो जाता है, वो लोकेट करना मुश्किल होता है, तो स्क्रीनशॉट वाला तरीका फॉलो कर लो। शिदाब बात समझ आ रही है? अच्छा अब थ्योरी की कैसी प्रैक्टिस की जाए ये इंपॉर्टेंट है। थ्योरी के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, याद नहीं, रट्टा नहीं लगाना है, रट्टा नहीं लगाना है, रट्टा नहीं लगाना है। फर्स्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, जिस चीज की बात हो रही है उसके कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर लें। सोर्स ऑफ फाइनेंस की बात हो रही है तो पहले अंडरस्टैंड कर लें कि क्या बात हो रही है। उसके बाद आप क्या करें, राइट डाउन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अपने पास लिख लें, लिख लें कुछ थ्योरी अपने पास लिख लें, मैंने थ्योरी का नोट दिया है उसको पढ़ के अपने पास लिख लें, लिख लें। ठीक है। मिस्टेक लॉग वहां पे इस तरह बनेगा कि आपने पीडीएफ बना के सेव कर लिया वर्ड में, वर्ड में आपने स्नैपशॉट लगा के सेव कर लिया, उसके बाद आप एक ऑप्शन होता है इंसर्ट कमेंट का, इंसर्ट कमेंट का ऑप्शन देखा है आपने वर्ड में? हाँ एक्सी, इंसर्ट कमेंट का ऑप्शन देखा है, तो जहां आपको गड़बड़ नजर आ रही है अपने सोल्यूशन में, वहां पे आप इंसर्ट कमेंट करके बराबर में सही वर्किंग पेस्ट कर दें। क्या ख्याल है? तो जहां जहां आपको नेक्स्ट टाइम वो सोल्यूशन खोलेंगे तो जो कमेंट्स होंगे, कभी आप वर्ड में इंसर्ट कमेंट का ऑप्शन होता है, बहुत सारे लोग हम लोग एक्सटर्नल ऑडिट में कर रहे होते हैं तो हमें एक्सेल ज़्यादा अच्छा लगता है, वर्ड ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। जो लोग इंटरनल ऑडिट में काम करते हैं या एडवाइजरी में काम करते हैं उनको वर्ड पे ज़्यादा काम करना पड़ता है, तो उनको पता है ये इंसर्ट कमेंट क्या कह रहा हूँ मैं। और ये भी कर सकते हैं, बिल्कुल सही कहा, वर्ड में आप सेव करो तो वर्ड में एंड में बुलेट पॉइंट बना लो, उन्हीं वर्ड में तो आप टाइप कर सकते हो ना, पूरा सोल्यूशन आपने पेस्ट किया उसके बाद आपने बुलेट पॉइंट बना लिया वर्ड में 1 2 3, ये मिस्टेक्स आई थी, क्या ख्याल है? हाँ बिल्कुल, क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट लेके रख दें वर्ड की फाइल में और उसके नीचे उसका क्या करें, उसके बुलेट बना दें कि ये मिस्टेक्स आई थी, वो ज़्यादा आसान है, टाइप 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 कर लें, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो तो सही बात है, सॉफ्टवेयर से उड़ जाएगा, सॉफ्टवेयर उड़ जाएगा। ये आप ना एक काम ये करिएगा, मेरा वीडियो भी देख लीजिएगा, ये मैंने जो 2022 से लेके 23 से लेके 25 की वीडियो डाल दी है ना पूरी यूट्यूब चैनल पे, ये 23 24 25 का पूरा मेरा मौजूद है, तो उसमें मैंने ये सॉल्व भी करके बता दिया। ठीक है जी। अच्छा थ्योरी के लिए मैंने क्या कहा, सबसे पहले भाई आपने अंडरस्टैंड करना है कॉन्सेप्ट, राइट डाउन इंपॉर्टेंट पॉइंट, उसके बाद आप लर्न कर लो इंपॉर्टेंट, अब आप इंपॉर्टेंट पॉइंट लर्न करो। ठीक है जी। उसके बाद आपने क्या करना है, एक मेरा हैंड आउट है थ्योरी के, हैंड आउट देखें आपने, मेरे थ्योरी के 3 हैंड आउट है, ए बी एंड सी, एक डी भी है वैसे। एक है थ्योरी का हैंड आउट है जिसमें थ्योरी के कॉन्सेप्ट हैं, खाली थ्योरी के कॉन्सेप्ट हैं। एक मेरा थ्योरी का हैंड आउट है जिसमें थ्योरी के पास पेपर है, सोल्यूशन है, मैंने कंपाइल कर दिए, थ्योरी पास पेपर विद सोल्यूशन। जितने भी थ्योरी के क्वेश्चन आए हैं 2015 से लेके अब तक 2024 तक, वो मैंने एक जगह जमा कर दिए, देख लिए आप लोगों ने या नहीं देखे? मेरे थ्योरी का पास पेपर का एक हैंड आउट है,
ग्रुप में सेंड होता रहता है, बिल्कुल, काफी ग्रुप्स में सेंड होता रहता है। तीसरे नंबर पे एक हैंडआउट है इवेल्युएटिंग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का। इवेल्युएटिंग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, रेशियो एनालिसिस और क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर, जो एसपीएम रिलेटेड टॉपिक था, जो 2024 में आ भी गया था, ये 2024 में टेस्ट भी हुआ है, इसका भी एक हैंडआउट है। तीन हैंडआउट है। तो पहले आपने क्या करना है, हैंडआउट 1 फॉलो करना है। अंडरस्टैंड करने के लिए आपने हैंडआउट 1 पढ़ना है, हैंडआउट ए पढ़ना है, ठीक है ना। राइट डाउन इंपॉर्टेंट पॉइंट, हैंडआउट ए फॉलो करना है। लर्न इंपॉर्टेंट पॉइंट, हैंडआउट ए फॉलो करना है। अब आप क्या करेंगे, हैंडआउट ए पूरा हो गया, अब आप करेंगे सॉल्व थ्योरी पास पेपर्स। उसके बाद जब आपने थ्योरी पढ़ ली, समझ ली, थ्योरी पास पेपर्स, थ्योरी के पास पेपर आप सॉल्व कर लो, कहाँ से, ठीक है, फ्रॉम हैंडआउट टू। और जब आप थ्योरी, अच्छा, ये सॉल्व का मतलब है रिटन सॉल्व करना, नॉट ओरल, नॉट बुलेट पॉइंट्स, पूरा फुल फ्लैज जैसे आप पेपर में लिखते हो ना, वैसे करना है। कुछ लोग थ्योरी, अच्छा ईमानदारी से बताइएगा, ईमानदारी से बताइएगा, कितने लोग ने थ्योरी की रिटन प्रैक्टिस की थी? रिटन मतलब फुल फ्लैज, ओरल नहीं, बुलेट पॉइंट नहीं, दो दो तीन तीन वर्ड के, फुल फ्लैज। कितने लोग हैं? ईमानदारी से बताएं। जिन्होंने की है वो यस कर दें, जो नहीं की वो नो कर दें। प्लीज, खत्म हो जाए सेशन, 2 मिनट रह गए मुश्किल से मेरे पास, 10 मिनट, 10 बजे खत्म कर देंगे, 3-4 मिनट में। ईमानदारी से बताएं कितने लोगों ने वाकई थ्योरी की रिटन प्रैक्टिस की थी। अभी यार मेरे पास हैंड आउट नहीं है सामने। हाँ बताओ, बाकी लोगों ने की थी क्या, जो लोग रिप्लाई नहीं कर रहे? नहीं की ना यार। अब मैं बताऊं, थ्योरी का 30 से 40% वेटेज है यार, बताओ। अब 30 से 40% वेटेज है, मगर ईमानदारी की बात है, हम 30 से 40% टाइम दिया, हम तो 5% टाइम भी नहीं लगाते यार, 5% टाइम भी नहीं लगाते। और मैं आपको बता दूं, एक दिन ऐसा आएगा बीएफडी के पेपर में, ये पता नहीं कब आएगा मगर आएगा, जिस दिन 50% के आसपास थ्योरी आएगी, मैं आपको बता, और मुझे कोई हैरानी नहीं होगी। मैं देखें, बहुत बड़ी बात करने जा रहा हूँ, बहुत बड़ी बात करने जा रहा हूँ। मुझे नहीं पता एग्जामिनर कौन है क्या है, मगर मुझे एक बात पता है कि एक दिन बीएफडी के पेपर का ऐसा आएगा जिस दिन बीएफडी के पेपर में आधी थ्योरी आ रही होगी और आधी कैलकुलेशन आ रही होगी, और मुझे उस दिन बिल्कुल भी हैरानी नहीं होगी, क्योंकि जितनी भी रेलिवेंट बॉडीज हैं, चाहे वो एसीसी हो, चाहे वो आईसीडब्ल्यू हो, वहां पे आपको मैं बता दूं, थ्योरी 50 मार्क्स से ज्यादा की आती है, कभी कभी 55 मार्क्स की भी आ जाती है, यानी कि ज्यादा पोर्शन थ्योरी का आता है और कम पोर्शन जो है वो कैलकुलेशन का आता है। मैं सीरियस बता रहा हूँ, आप मालूम कर लें जो एसीसी कर रहे हो, आप मालूम कर लें जो आईसीडब्ल्यू कर रहे हो, आप देख ले पास, गूगल पे जाके देख ले, मैं इतनी दूर कहीं कहाँ जानते हैं आप, गूगल पे जाके देख लें आप। तो कहने का मतलब है, मुझे कोई हैरानी नहीं होगी अगर किसी दिन मुझे थ्योरी किसी पेपर में, 2026 के पेपर में, 2000 सितंबर के पेपर में, दिसंबर के, कभी भी मुझे अगर 50% थ्योरी नजर आ गई, मैं हैरान नहीं होऊंगा, बिल्कुल भी नहीं होऊंगा। तो इसीलिए मैं आपको आज कह रहा हूं कि भाई आप सरप्राइज ना हो, बेहतर है कि अभी से आप थ्योरी को रिस्पेक्ट दें। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपने थ्योरी को सॉल्व कर लिया, इसका भी क्या बना लें, मेक मिस्टेक। कंपेयर योर आंसर, जब आपने सॉल्व कर लिए थ्योरी के पॉसिबल, उसके बाद आपने क्या करना है, कंपेयर योर आंसर विद सॉल्यूशन, सजेस्टेड सॉल्यूशन, एंड राइट डाउन मिसिंग पॉइंट्स। थ्योरी में ऐसा हो नहीं सकता कि सारे के सारे पॉइंट आपने कवर किए, जो मिसिंग पॉइंट आपके मौजूद थे, वो मौजूद नहीं थे आपके सोल्यूशन में, उनको आप नोट करें। और इसको हम क्या कह रहे हैं, यही असल में क्या है, थ्योरी का मिस्टेक लॉग है। जो मिसिंग पॉइंट आपके रह गए थे ना, जो आप नहीं आइडेंटिफाई कर सके, जिसकी वजह से आपके थ्योरी में मार्क्स कटे होंगे, वो आप मिस्टेक लॉग में डाल दें। क्या ये बात समझ आती है? मुझे बताएं ईमानदारी से। ये सारी रेलेवेंट बातें, ये सारी आज की मेहनत, हमेशा ये पोस्ट ग्रेड सेशन इसलिए कंडक्ट किया जाता है कि मैं अपने तजुर्बे की बेस पे आपका पेपर बचा लूंगा किसी तरीके से, मैं तो नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें, इसको कहीं नोट कर लें, स्नैपशॉट ले लें, थ्योरी के लिए क्या करना है इसका स्नैपशॉट ले लें। थ्योरी के 3 हैंडआउट्स कौन से हैं, ये मैंने आपको बता दिया, ग्रुप में आ जाएंगे। आपने ग्रुप ज्वाइन कर लिया होगा, नहीं ज्वाइन किया है तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा नंबर पे मेरे, ठीक है, ये नंबर है मेरा, तो मैसेज कर दीजिएगा, तो मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। 1-2 दिन का रिस्पॉन्स टाइम एक्सपेक्ट करिएगा, क्योंकि अभी काफ़ी मैसेजेस आ रहे हैं आजकल स्टूडेंट्स के, क्या कहते हैं, उससे रिलेटेड, इंडिविजुअल प्रॉब्लम से रिलेटेड, रिलेटेड टू पेपर। मिस्टेक लॉग कैसे बनाना है ये देख लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस कैसे करनी है, रिवीजन अप्रोच क्या होनी चाहिए, ठीक है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यार आपका पेपर क्यों पास नहीं हुआ, क्या अप्रोच होनी चाहिए, हर चीज़ की स्ट्रेटजी मैंने डिस्कस कर ली। ठीक है जी, कब आएगी ये मुझे नहीं पता, मगर आएगी सादिया, तो अभी से तैयारी कर लें। आखिरी बात, बिल्कुल लास्ट बात मैं करके क्लास एंड करूंगा। देखें जी, मैं जितनी कोशिश कर लूँ, आप जितनी कोशिश कर लें, मैं जितनी प्रैक्टिस करा लूँ, आप जितनी प्रैक्टिस कर लें, हम जितनी भी जान मार दें, एक बात का यकीन आपका 100% होना चाहिए, 99% भी नहीं, 100% होना चाहिए। वो क्या यकीन होता है, वो ये यकीन होना चाहिए कि पेपर जो पास होता है ना, वो अल्लाह ताला की मर्जी से होता है। मैंने काफ़ी सारी 8-9 बातें लिख दी कि किस वजह से पेपर पास नहीं हो पाता, मगर एक बहुत बड़ी वजह पेपर पास होना होने की ये होती है कि अल्लाह को मंजूर ही नहीं होता पेपर पास हो। तो इसका मतलब ये नहीं है
कि अल्लाह ताला आपसे नाराज हो गए हैं या अल्लाह ताला आपको सजा देना चाहते हैं, ये बिल्कुल मतलब नहीं है। सॉरी के साथ ये बिल्कुल नहीं सोचिएगा। एक बात याद रखिएगा, परमानेंट डिफरेंस नहीं आता कभी भी। टेम्पररी डिफरेंस आ सकता है कि आपको एक अटेम्प्ट ज्यादा लग जाए, क्वालिफाई होने में एक आध अटेम्प्ट लग जाए, मगर परमानेंट डिफरेंस नहीं आएगा। जो आपके हिस्से का नसीब का रिस्क है वो अल्लाह ताला ने लिख दिया है। ठीक है, तो ये प्लीज नेगेटिव थॉट, क्योंकि अभी रिजल्ट के बाद मैंने देखा है बहुत सारे लोग नेगेटिव हो जाते हैं ना। अभी एक बच्चे का मैसेज आया, मैं नाम नहीं लूंगा, बच्चा बहुत क्लोज बच्चा है, बीएफडी पास कर चुका था मगर उसके दूसरे पेपर फेल हो गए थे, तो उसने मुझे मैसेज किया। तो मैंने उसको यही बोला, मैंने कहा यार क्यों डिमोटिवेट हो रहे हो इतना, आगे आगे अल्लाह ताला ने आपसे काम लेना था जब भी आपको यहाँ तक पहुंचाया ना। कितने लोग थे जो शुरू में आते ही चले गए, ड्रॉप आउट हो गए, सीए कर ही नहीं सके। आप अपने खानदान में देख लें कितने लोग हैं जो सीए कर पाते हैं यार। कितने लोग ऐसे हैं जो आप कभी शादी में जाओ, किसी गैदरिंग में जाओ, वो आपको कहते हैं ओ आप सीए कर रहे हो, हैरान होते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, मानता हूँ मैं सीए आसान हो गया, और वाकई आसान हो गया, क्योंकि 20-21 साल के लोग, 22-22 साल के लड़के लड़कियां क्वालिफाई कर रहे हैं माशाल्लाह, जो पहले नहीं होता था। पहले नहीं होता था, इट मीन्स कि थोड़ा सा मैं समझता हूँ बच्चे भी स्मार्ट हो गए हैं, और थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि पासिंग भी अब ज्यादा हो गया। पहले 500 बच्चा पूरे साल में क्वालिफाई होता था, अब 1000-1100 बच्चा पूरे साल में क्वालिफाई हो जाता है। ठीक है, मगर कहने का मतलब है कि यार देखो, ये बात मैं वापस कहूंगा, नेगेटिव थॉट नहीं आने चाहिए। नेगेटिव थॉट से आप अपना नुकसान करोगे। देखो पेपर आपने देना है, ये आपको ही पता है, अंदर से आपको आज पता है कि आपने जून एंड में पेपर देने हैं, चाहे जितना नेगेटिव हो जाओ। छोड़ के तो नहीं जाओगे ना यार, कहाँ छोड़ छोड़ के जाओगे इतना आगे आने के बावजूद। तो प्लीज यार अपने आप को समझाएं, कोई मसला नहीं, प्रोफेशनल बॉडी है। यस, और दूसरी बात ये कि अल्लाह ताला ने आपको इतना आगे पहुंचाया, आर्टिकलशिप करवा दी, लोगों को फर्म नहीं मिल रही आजकल, आप माशाल्लाह आर्टिकलशिप के दरमियान में हो, एंड में हो। तो प्लीज इसको साइड में कर दें, कोई बात नहीं, पेपर रुक गया ठीक है, कोई बात नहीं। हमने इतनी सारी बातें पढ़ी ना यार, ये सारी बातें मुझे बताए ना, कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जो कहेगा आज के सेशन में कोई एक बात भी ऐसी नहीं है जो मैंने अप्लाई ना की हो। ठीक है ना, कोई ना कोई कमी होगी। मैं समझता हूँ कि यार 50 मार्क तो लेने के लिए तो मैं समझता हूँ जिनकी जिनकी पूरी तैयारी होती है वो 50 ले लेते हैं यार। तो खैर, तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो अपने आप को समझाएं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जैसे मैंने कहा ना, अल्लाह की मर्जी के बगैर पेपर पास नहीं होता, तो क्या करें हम। तो हम एक तरफ मेहनत करेंगे, मैं भी मेहनत करूंगा, आप भी मेहनत करेंगे, मिलकर मेहनत करेंगे। सेल्फ स्टडी करते हैं आप तो भी, आप कोई मसला नहीं, आपके मेरा नंबर मौजूद है। जो लोग सेल्फ स्टडी भी कर रहे होते हैं या मुझसे नहीं भी पढ़ रहे होते हैं, उनको पता है मैं क्वेरी को रिस्पॉन्ड कर देता हूँ अलहमदिल्ला। ठीक है ना, तो कोई मसला नहीं है यार, आपको हेल्प करने के लिए हम बैठे हैं। तो एक तरफ तुमने मेहनत करनी है, आपने भी करनी, मैंने भी करनी, मगर दूसरी तरफ हमने एक और काम भी करना है, वो ये दुआ। अल्लाह ताला से दुआ भी करनी है, अल्लाह ताला के आगे सरेंडर भी करना है। सरेंडर का मतलब क्या होता है कि अल्लाह ताला मैं तो बस कोशिश कर सकता हूँ, मैं कर रहा हूँ, आपके हाथ में, आप पेपर पास करना चाहेंगे तो पास कर देंगे। तो प्लीज दुआ जरूर करें, क्योंकि दुआ कभी रायगा नहीं होती, कभी भी रायगा नहीं होती, कभी भी रायगा नहीं होती। वो कभी डिले हो जाता है, कभी वो किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। मैं अभी तफसील का मौका नहीं है, मगर मैं आपको बताता कि दुआ कहीं ना कहीं काम जरूर आती है। कभी वो कबूलियत हो जाती है तो वो चीज़ मिल जाती है, कभी कबूल नहीं होती तो कोई आफत टल जाती है, कोई बला टल जाती है। आप कहते हो यार मैं तो बच गया, मेरा तो अल्लाह ना करे कोई खतरनाक एक्सीडेंट हो जाता, पता नहीं अल्लाह ताला ने क्या नेकी थी पसंद आ गई, वो पता चला कोई दुआ कबूल नहीं हुई थी, तो वो कंपनसेट हो जाती है। या पार्टनर तो आज बस ऐसी तैसी हो जाती थी रिव्यू में, मैंने तो गलती कर दी थी, पार्टनर देख ही नहीं सके गलती मेरी, मैं बच गया। कुछ लोग ये भी जो है ना, क्या कहते हैं। तो क्या होता है कि कोई दुआ काम आ जाए। तीसरा ये भी होता है कि चलो आपको नहीं भी काम आई दुनिया में, या आपको उसका वो कबूल नहीं भी होती, तो आखिरत में उसका जो बेनिफिट मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा, तो वो कहा जाता है कि अल्लाह ताला जब उसका रिवॉर्ड आपको दिखाएंगे ना, शो कराएंगे आखिरत में कि यार तुमने ये दुआ मांगी थी, मुझसे मांगी थी, मैंने तुम्हारी दुआ कबूल नहीं की थी, तो उसकी जगह तुम ये एक्स नहीं वाई ले लो। तो वो जो बंदा जब देखेगा, वो वाई देखेगा, वो चीज़ देखेगा, वो रिप्लेसमेंट देखेगा जो अल्लाह ताला उसको उस दिन दिखाएंगे, तो वो कहेगा इस रिप्लेसमेंट को देख के कि इससे बेहतर था कि मेरी कोई दुआ कबूल ही नहीं होती, क्योंकि मुझे तो इतना जो है ना टाइम ज़्यादा रिवॉर्ड मिल गया। तो प्लीज़ दुआ ज़रूर करें, ना उम्मीद ना हो, क्योंकि बहुत सारे लोग ना उम्मीद हो जाते हैं, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि ज़्यादा काम खराब होता है। ठीक है, और लास्ट में मैं बस बिल्कुल, ये आखिरी बात है लास्ट, कि बिल्कुल लास्ट बात है, वाकई लास्ट बात बोलोगे से, लास्ट बात करते करते अब 10 मिनट हो गए, कि आपने अपने लिए भी दुआ करनी है, दूसरों के लिए भी दुआ करनी है, दूसरों के लिए भी दुआ करनी है, जो दूसरे दोस्त हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी दुआ करनी है। पता नहीं किसकी दुआ किसके हक में कबूल हो जाए, और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। ठीक है जी, चले, अल्लाह ताला सबको कामयाब फरमाए। उम्मीद है आज का सेशन आपको लिए हेल्पफुल रहा होगा, और बाकी कोई क्वेरी होती है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मगर थोड़ा सा अभी आजकल के हिसाब से वैसे तो मैं एक दिन में रिस्पॉन्ड कर देता हूँ, मगर अभी थोड़ा क्वेरी ज़्यादा होती है तो थोड़ा सा रिस्पॉन्स होने में टाइम लगेगा। ठीक है जी, चलें, थैंक यू वेरी मच। पेपर निकालेंगे इंशाल्लाह, और दुआ भी करेंगे, अल्लाह ताला आप सबको कामयाब फरमाए। मेरी दुआएं हमेशा स्टूडेंट के साथ रहती हैं, आप सबके साथ भी हैं, एंड विश यू ऑल द बेस्ट। ठीक है जी, चलें, थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।